प्रयागराज की उस ठंडी शाम में शादी का मंडप किसी छोटे राजमहल की तरह चमक रहा था। फूलों की लड़ियां पीतल के दीपों पर झुककर जैसे अपने ही सौंदर्य से थक गई थीं, और बाहर सड़क पर खड़े गरीब बच्चों की आंखें भीतर रखी मिठाइयों को वैसे देख रही थीं जैसे भूखा मनुष्य मंदिर के बंद दरवाजे को देखता है। अनन्या मिश्रा की सरकारी गाड़ी जब मुख्य द्वार पर रुकी तो लाल बत्ती भले अब नियमों में न रही हो, पर उसकी उपस्थिति ही लोगों के चेहरों पर आदर और भय की रोशनी जगा रही थी। सफेद रेशमी साड़ी, हल्की सुनहरी किनारी, माथे पर छोटी बिंदी और आंखों में वर्षों की साधी हुई कठोरता लिए अनन्या गाड़ी से उतरी। उसके साथ 2 कर्मचारी थे, पर उसके भीतर जो अकेलापन बैठा था उसे कोई सुरक्षा घेरा नहीं ढक सकता था। मेजबान देवेंद्र सिंह हाथ जोड़कर आगे बढ़े जैसे सचमुच किसी देवी का स्वागत कर रहे हों, पर अनन्या जानती थी कि राजनीति के हाथ फोल्डेड होते हैं, हृदय नहीं। उसने हल्की मुस्कान दी और भीतर कदम रखा, जहां शहनाई की आवाज उसके अतीत की किसी बुझी हुई पुकार जैसी लग रही थी। मंडप के भीतर धन का इतना प्रदर्शन था कि विवाह संस्कार कहीं पीछे छूट गया था। चांदी के बर्तनों में चाट, कश्मीरी पुलाव, अवधी कबाब, पनीर की साथ किस्में और मिठाइयों की लंबी कतारें रखी थीं। बुजुर्ग औरतें दुल्हन के गहनों का वजन आंक रही थीं। युवक मोबाइल कैमरों से रोशनी पकड़ रहे थे और अधिकारी लोग धीमी आवाज में तबादलों, टेंडरों और कृपा की भाषा बोल रहे थे। अनन्या को मंच के पास वाली विशेष मेज तक ले जाया गया, जहां उसके बैठते ही आसपास के लोग अपने वाक्य बदलने लगे। वह कुर्सी पर बैठी तो उसकी पीठ सीधी थी, चेहरा स्थिर था, पर भीतर थकान की एक महीन रेखा चल रही थी। दिन भर तहसील में भूमि विवाद, महिला शिकायतें और राजनीतिक फोन झेलने के बाद वह यहां केवल औपचारिकता निभाने आई थी। उसे विवाहों से प्रेम कभी था, पर अब ऐसे समारोह उसे मनुष्य की सजाई हुई बेचैनी लगते थे। उसने पानी का गिलास उठाया, तभी एक वेटर ने झुककर प्लेट रखी। हाथ की उंगलियों की वह नस, वह पुराना जलने का निशान, वह ठहराव, उसका हृदय अचानक जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उसने धीरे से आंख उठाई। सामने खड़ा आदमी सिर झुकाए था, पर चेहरे की रेखाएं वर्षों की राख के नीचे भी पहचान में आ रही थीं। राघव यादव, उसका तलाकशुदा पति। वही शांत आंखें, बस अब उनमें पहले वाली उजली उम्मीद नहीं थी। वही पतला चेहरा, पर गाल धंसे हुए। वही हथेली जिसने कभी उसके लिए रात भर नोट्स लिखे थे, आज कांसे की कटोरी में दाल परोस रही थी। अनन्या का गला सूख गया। शहनाई की धुन दूर चली गई, लोगों की आवाजें धुंधली पड़ गईं और मंडप का उजाला अचानक निर्दयी हो उठा। राघव ने भी उसे पहचान लिया था। यह बात उसकी पलकों के क्षण के कांपने से स्पष्ट हो गई, पर उसने चेहरा नहीं उठाया। उसने नियम से पूछा, मैडम, रोटी या पूरी? यह मैडम शब्द अनन्या के कानों में किसी थप्पड़ की तरह लगा। कभी वह उसे अनु कहता था, ऐसे जैसे नाम नहीं, कोई दुआ हो। अब वही आदमी उसे सरकारी पद से पुकार रहा था, और इस संबोधन में न कटाक्ष था, न शिकायत, केवल एक ऐसी दूरी थी जिसे कोई अदालत नहीं नाप सकती थी। अनन्या ने उत्तर देना चाहा, पर होंठ हिले नहीं। देवेंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा, मैडम, हमारे यहां का खाना पूरे जिले में मशहूर है, थोड़ा तो लीजिए। अनन्या ने यंत्रवत सिर हिलाया। राघव ने उसकी प्लेट में सब्जी रखी, जैसे किसी अजनबी अतिथि की सेवा कर रहा हो। उसकी कलाई पर पुरानी घड़ी नहीं थी, वही घड़ी जो अनन्या ने पहली तनख्वाह से नहीं, बल्कि पहली छात्रवृत्ति से खरीदी थी। उस घड़ी के न होने से उसे अजीब दुख हुआ। आदमी से पहले छोटी चीजें मरती हैं, और उनके मरने की खबर बहुत देर से मिलती है। पास बैठी देवेंद्र सिंह की पत्नी ने अनन्या से पूछा, आप इतनी कम उम्र में S.D.M बन गईं, बहुत गर्व की बात है। पति क्या करते हैं? प्रश्न सामान्य था, पर अनन्या के भीतर अंधेरा फैल गया। उसने वर्षों से अभ्यास किया हुआ उत्तर देना चाहा, मैं अविवाहित हूं, पर शब्द उसके गले में अटक गए। तलाक के बाद उसने अपने जीवन को सरकारी फाइल की तरह व्यवस्थित कर लिया था, जिसमें निजी इतिहास का पन्ना निकालकर जला दिया गया था। मगर आज वह पन्ना वेटर की वर्दी पहनकर उसके सामने खड़ा था। राघव आगे बढ़ गया, पर अनन्या की आंखें उसके पीछे अटक गईं। वह दूसरी मेज पर बच्चों को गुलाब जामुन दे रहा था, बूढ़े मेहमान के लिए कुर्सी खिसका रहा था।
और हर बात पर धीमे से सिर झुका रहा था। उसमें किसी तरह की बनावटी दीनता नहीं थी। उसकी गरीबी में भी एक अजीब गरिमा थी। जैसे मिट्टी का दिया आंधी में कांपता जरूर है, पर अपनी लौ को भिखारी नहीं बनने देता। अनन्या को याद आया, वह हमेशा कहता था, काम छोटा नहीं होता अनु, बस मन छोटा नहीं होना चाहिए। उसने पानी पिया, पर प्यास और बढ़ गई। इतने वर्षों में उसने राघव के बारे में न जानने को ही अपनी सुरक्षा बना लिया था। उसके पिता कहते थे, ऐसे लोग नीचे ही जाते हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। मां कहती थीं, बेटी तुम्हारी किस्मत बच गई। सहेलियां कहती थीं, तुमने सही किया, तुम्हारा स्तर अलग था। और अनन्या ने मान लिया था कि सही वही है जो समाज बार बार कहे। लेकिन इस मंडप में, जहां हर व्यक्ति उसे सम्मान से देख रहा था, उसे पहली बार लगा कि सम्मान कभी कभी अपराध को ढकने वाली सबसे सुंदर चादर भी होता है। एक युवक ने वेटरों को डांटते हुए आवाज लगाई, अरे भाई, जल्दी चलो, अधिकारी बैठे हैं, ये गांव की बारात नहीं है। राघव ने बिना कुछ कहे कदम तेज कर दिए। उसके चेहरे पर अपमान की आदत थी, और यही बात अनन्या को चुभ गई। किसी आदमी को अपमान से चोट न लगे, यह शक्ति नहीं, लंबी पीड़ा का परिणाम होता है। वह अचानक उठना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि वह यहां कैसे पहुंचा, उसकी मां कैसी हैं, उसने यह काम कब शुरू किया। पर उसकी कुर्सी मानो पद, प्रतिष्ठा और अहंकार की रस्सियों से बांधी हुई थी। उसी समय मेज पर बैठे एक स्थानीय ठेकेदार ने हंसकर कहा, मैडम, आजकल पढ़े लिखे भी वेटर बन जाते हैं, बेरोजगारी देखिए। किसी ने हल्की हंसी हंसी। राघव पास से गुजर रहा था। उसने सुना या नहीं, कहना कठिन था, पर उसके कदम एक पल को धीमे हुए। अनन्या के भीतर कुछ टूटकर उठा। वह चाहती थी कि ठेकेदार को डांटे, पर उसे भय था कि कोई पूछ बैठेगा, आपको इस वेटर की इतनी चिंता क्यों है। सत्ता के शिखर पर बैठी स्त्री भी कभी कभी अपने ही अतीत से डरने लगती है। अनन्या ने प्लेट को छुआ भी नहीं। चावल की भाप उठ रही थी, पर उसे उसमें अपने पुराने कमरे की भाप दिखी, जहां राघव चूल्हे पर चाय बनाता था और वह किताबों में सिर झुकाए बैठी रहती थी। एक बार उसने कहा था, जब तुम अधिकारी बनोगी, मैं सबसे पीछे खड़ा होकर ताली बजाऊंगा। वह सचमुच सबसे पीछे खड़ा था, पर ताली बजाने नहीं, प्लेट उठाने के लिए। क्या यह भाग्य था, कर्म था, या मनुष्यों द्वारा मनुष्यों पर किया गया पाप, जिसे बाद में वे भाग्य कहकर भूल जाते हैं। मंडप में दुल्हन आई। लाल लहंगे की चमक, सोने के हार, माथे की मांगटिका और शर्म से झुकी पलकें देखकर सबकी आवाजें नरम हो गईं। अनन्या ने दुल्हन को देखा और भीतर कहीं अपनी ही छवि देखी। वह दिन जब उसने मंदिर में पीली साड़ी पहनी थी, गले में सस्ती माला थी, और राघव की आंखों में इतना विश्वास था कि उसे लगा था संसार जीत सकती है। वह विवाह छोटा था, पर उसमें सच्चाई थी। यह विवाह बड़ा था, पर उसे हर ओर सौदे की गंध आ रही थी। राघव अब मिठाई की ट्रे लेकर फिर उसकी ओर आ रहा था। इस बार अनन्या ने साहस जुटाकर धीमे से कहा, राघव। उसका नाम सुनते ही वह थम गया। इतने वर्षों बाद उसके नाम का उच्चारण उसके होठों पर अजनबी लग रहा था, जैसे किसी ने बंद मंदिर का घंटा अचानक बजा दिया हो। उसने पहली बार सीधा देखा। आंखों में न क्रोध था, न प्रेम का प्रकट आग्रह, बस एक थकी हुई शांति थी, जो सबसे भयानक होती है, क्योंकि उसमें शिकायतें जलकर राख हो चुकी होती हैं। जी मैडम, उसने कहा। अनन्या की उंगलियां कांपीं। तुम यहां? वह केवल इतना पूछ सकी। राघव ने हल्की दृष्टि चारों ओर डाली, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि यह प्रश्न निजी है, जगह सार्वजनिक। फिर बोला, काम है, रात की ड्यूटी है। उसने ट्रे आगे बढ़ाई। रसगुल्ला लीजिएगा। अनन्या को लगा कि वह रो पड़ेगी, पर आंसू भी पद देखकर बाहर आते हैं क्या। उसने सिर हिलाया। राघव ने मिठाई रखी और चला गया, जैसे कोई अध्याय बंद करने की औपचारिकता निभा रहा हो। उसकी पीठ देखते हुए अनन्या के मन में वह कागज कौंधा जिस पर उसने तलाक के लिए हस्ताक्षर किए थे। उसके पिता ने कहा था, देर मत करो, ऐसे रिश्ते करियर डुबो देते हैं। मां ने रोते हुए कहा था, हमने तुम्हें इस दिन के लिए पढ़ाया था क्या। और राघव ने अदालत में केवल इतना कहा था, अगर अनन्या यही चाहती है तो मुझे मंजूर है।
उस दिन उसकी चुप्पी ने अनन्या को और क्रोधित किया था। उसे लगा था वह लड़ क्यों नहीं रहा। आज समझ आया, कुछ लोग प्रेम में भी किसी की इच्छा पर अधिकार नहीं जमाते। अचानक पीछे से एक स्त्री की आवाज आई। अरे अनन्या बिटिया, पहचाना मुझे? वह उसकी दूर की मौसी कमला थी, जिनकी जीभ हमेशा रिश्तों की लाज से तेज चलती थी। उन्होंने बैठते ही फुसफुसाकर कहा, सुना है देवेंद्र जी ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। अच्छा हुआ तुम आई, इज्जत बढ़ गई। फिर उनकी नजर राघव पर पड़ी, जो सामने की मेज साफ कर रहा था। कमला की आंखें सिकुड़ी। अरे, ये चेहरा तो कहीं देखा है, उन्होंने कहा। अनन्या का हृदय जैसे जमीन पर गिर पड़ा। कमला ने थोड़ी देर देखा, फिर होंठों पर वह मुस्कान आ गई जो दूसरों की चोट पहचानकर जन्म लेती है। अरे, ये तो वही है ना, तुम्हारा। वह वाक्य अधूरा छोड़कर हंसी, पर अधूरे वाक्य कभी कभी पूरे अपमान से अधिक क्रूर होते हैं। पास बैठे दो लोग तुरंत उत्सुक हो उठे। अनन्या ने कठोर स्वर में कहा, मौसी, खाना खाइए। पर कमला कहाँ रुकने वाली थी। भाग्य देखो बिटिया, SD.M। और वो बेचारा वेटर। भगवान भी कैसी लीला करते हैं, उन्होंने कहा। अनन्या को लगा भगवान नहीं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। राघव ने यह सब सुन लिया था। उसने एक क्षण के लिए आंखें बंद कीं, फिर खाली प्लेटें उठाने लगा। उसके हाथ स्थिर थे, पर अनन्या ने उसकी गर्दन की नस तंते देखी। वह जानती थी वह अपमान सह सकता है, मगर तमाशा नहीं चाहता। यह वही आदमी था जिसने कभी उसके पिता की कटु बातों के बाद बाहर आकर केवल इतना कहा था, तुम पढ़ाई करो, मैं ठीक हूं। कितना कुछ वह ठीक हूं कहकर छिपा लेता था। उस समय अनन्या ने उसे कमजोर समझा था। आज उसकी चुप्पी में लोहे की तपन दिख रही थी। देवेंद्र सिंह फिर मेज पर आए और माहौल हल्का करने के लिए बोले, मैडम, कोई कमी तो नहीं? अनन्या ने उनकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में मेहमानवाजी से अधिक सत्ता की चतुराई थी। उसे अचानक लगा कि राघव का यहां होना केवल संयोग नहीं भी हो सकता। इस जिले में देवेंद्र सिंह की पकड़ गहरी थी और राघव जैसा आदमी उनकी व्यवस्था के लिए अदृश्य मजदूर भर था। लेकिन अनन्या ने अभी कुछ कहा नहीं। भीतर अपराध, संदेह और अपमान का घना कोहरा था। अधिकारी का मन तथ्य मांगता है, पर स्त्री का मन स्मृति से कांप उठता है। मंडप के बाहर पटाखे छूटे। भीतर सबने ताली बजाई, क्योंकि वरमाला होने वाली थी। दूल्हा दुल्हन मंच पर आमने सामने खड़े थे और फूलों की माला लिए मुस्कुरा रहे थे। अनन्या ने देखा, राघव भी दूर खड़ा था, हाथ में खाली जग, आंखें मंच पर नहीं बल्कि जमीन पर। शायद वह विवाह को नहीं देखना चाहता था। शायद हर मंडप उसके लिए अदालत की मेज बन गया था, जहां बिना अपराध सिद्ध हुए उसने अपना घर खो दिया था। अनन्या की सांस भारी हो गई। उसने पहली बार स्वीकार किया कि वह उससे भागी नहीं थी, वह अपने अपराध से भागी थी। वरमाला के शोर में अचानक एक बच्चा भागते हुए राघव से टकरा गया। गरम दाल की कटोरी पलट गई और थोड़ी दाल एक अमीर मेहमान के महंगे कुर्ते पर गिर पड़ी। आदमी चीखा, अंधा है क्या? तुम्हारे जैसे लोगों को काम पर रखते ही क्यों हैं? उसने राघव का कॉलर पकड़ लिया। भीड़ मुड़ी। राघव ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। माफ कीजिए साहब, बच्चा अचानक। पर आदमी ने बात काटी, चुप, अपनी औकात में रह। औकात शब्द हवा में चाकू की तरह चमका और सीधा अनन्या के भीतर उतर गया। अनन्या उठ खड़ी हुई। इस बार कुर्सी की रस्सियां टूट गईं। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें सरकारी आदेश की ठंडक और निजी घाव की आग दोनों थीं। कॉलर छोड़िए। पूरा मंडप शांत हो गया। आदमी ने मुड़कर देखा, पहचानते ही उसका चेहरा उतर गया। मैडम, गलती इसकी थी, वह बुदबुदाया। अनन्या आगे बढ़ी। राघव ने उसकी ओर देखा, मानो कहना चाहता हो कि इसे यहीं रहने दो, पर अब देर हो चुकी थी। वर्षों से दबा हुआ सत्य उसकी छाती में दरवाजा पीट रहा था। गलती किसकी थी, यह मैं देख रही हूं, अनन्या ने कहा। एक मजदूर से बात करने का तरीका भी कानून और संस्कार दोनों सिखाते हैं। आपके कुर्ते पर दाल गिरी है, इनके सम्मान पर नहीं। आसपास खड़े लोग पत्थर की मूर्तियों जैसे हो गए। कमला मौसी का मुंह खुला रह गया। देवेंद्र सिंह असहज हौंसी हौंसते हुए आगे आए।
अरे मैडम, छोटी बात है, शादी का माहौल है। अनन्या ने उनकी ओर देखा। छोटी बात अपमान सहने वाले से पूछिए, करने वाले से नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज में पहली बार वह स्त्री बोल रही थी जिसे पद ने नहीं, पछतावे ने जगाया था। राघव ने धीरे से कहा, मैडम, मुझे काम करने दीजिए। यह वाक्य किसी विनती जैसा नहीं, सीमा जैसा था। अनन्या रुक गई। उसने समझ लिया कि वह उसे बचाने नहीं दे रहा, वह खुद को तमाशा बनने से बचा रहा है। उसके सम्मान की रक्षा करने का अधिकार भी वह उसे आसानी से नहीं देना चाहता था, क्योंकि कभी उसी ने उसके सम्मान को चोट पहुंचाई थी। वह पीछे हट गई। राघव ने कॉलर सीधा किया, गिरी हुई दाल साफ की और खाली कटोरियां उठा लीं। मंडप में शहनाई फिर बजने लगी, पर अब हर सुर में अपराध की खनक थी। अनन्या वापस अपनी मेज पर आई, मगर वह अब अतिथि नहीं रह गई थी। वह अपने ही अतीत की अदालत में बैठी अभियुक्त थी। प्लेट में रखा रसगुल्ला सफेद था, पर उसे राख जैसा दिख रहा था। उसने उसे नहीं छुआ। बाहर गरीब बच्चे अब भी गेट से भीतर झोंक रहे थे, और भीतर लोग अपने कपड़े, गहने, पद और रिश्ते संभाल रहे थे। उसे लगा इस देश में सबसे अधिक भूख केवल पेट की नहीं, सम्मान की है, और सबसे बड़ा पाप किसी गरीब से रोटी छीनना नहीं, उसकी गरिमा छीनकर उसे जीवित रहने को मजबूर करना है। रात गहराने लगी। फेरे शुरू होने वाले थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, अग्नि जल रही थी, और लोग मोबाइल से पवित्रता रिकॉर्ड कर रहे थे। अनन्या चुपचाप उठी और मंडप के पिछले हिस्से की ओर चली, जहां वेटरों के लिए अस्थायी कोना बनाया गया था। वहां स्टील की बाल्टियां, बचे हुए पत्तल और थके हुए आदमी बैठे थे। राघव अकेला खड़ा हाथ धो रहा था। पानी उसके हाथों से बहकर मिट्टी में जा रहा था, जैसे समय ने सब कुछ धो दिया हो, पर दाग भीतर रह गए हों। अनन्या ने धीमे से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। राघव ने नल बंद किया। कुछ क्षण वह चुप रहा, फिर बोला, आज नहीं मैडम, यहां नहीं। उसके इस मैडम में दीवार थी, पर वह दीवार ईंट की नहीं, टूटे भरोसे की थी। अनन्या ने पहली बार अपने पद को बोझ की तरह महसूस किया। उसने कहा, मैंने तुम्हें इस हालत में कभी सोचा नहीं था। राघव की आंखों में क्षण भर के लिए पीड़ा चमकी। आपने मेरे बारे में सोचना कब बंद किया था, यह मुझे नहीं पता, उसने कहा, पर मैंने शिकायत करना बहुत पहले बंद कर दिया था। वह चला गया। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। मंडप में मंत्रों की आवाज उठ रही थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रतिज्ञाएं। उसे लगा, विवाह में लिए गए 7 फेरे केवल अग्नि के सामने नहीं टूटते, वे तब टूटते हैं जब एक मन दूसरे की सच्चाई पर विश्वास छोड़ देता है। उसने देखा, राघव फिर से मेहमानों के बीच लौट गया था, जैसे दुख भी काम की ड्यूटी समझकर निभाया जा सकता है। उस रात अनन्या मिश्रा, जिले की शक्तिशाली SDD.M, पहली बार सचमुच छोटी हो गई। और वही छोटापन शायद उसके भीतर मनुष्य होने की शुरुआत था। इलाहाबाद के पुराने मोहल्ले कटरा में वह बरसात का मौसम था, जब गलियां कीचड़ से भर जाती थीं और सपनों वाले लड़के लड़कियां छतरियों के नीचे किताबें बचाते हुए कोचिंग सेंटरों की ओर दौड़ते थे। अनन्या मिश्रा तब केवल अनन्या थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा कर्मचारी, न लोगों की झुकी हुई गर्दनें। उसके पास एक लोहे का बक्सा, कुछ किताबें, पिता की अनिच्छा से भेजे गए पैसे, और आंखों में इतना बड़ा सपना था कि कमरा छोटा लगने लगता था। उसी शहर ने उसे पहली बार राघव से मिलाया था। राघव यादव उसी मकान की निचली मंजिल पर रहता था, जहां अनन्या ने किराए पर छोटा सा कमरा लिया था। वह एक इंटर कॉलेज में अस्थायी शिक्षक था और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उसके कमरे में लकड़ी की मेज, 2 कुर्सियां, मां की पुरानी तस्वीर और दीवार पर टोंगा भगवान कृष्ण का कैलेंडर था। मकान मालकिन उसे भरोसेमंद कहती थी, क्योंकि वह देर रात तक पढ़ने वालों के लिए पानी भर देता, बिजली जाने पर लालटेन बांटता और किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। अनन्या ने पहले उसे बस एक शांत पड़ोसी समझा था। उनकी पहली बातचीत बहुत साधारण थी, पर कई जीवन साधारण क्षणों से ही दिशा बदलते हैं। एक रात बिजली चली गई और अनन्या मोमबत्ती की कमजोर रोशनी में संविधान पढ़ते पढ़ते परेशान हो गई। नीचे से राघव ने लालटेन लाकर दरवाजे पर रख दी
और कहा, रोशनी कम हो तो अनुच्छेद भी धुंधले लगने लगते हैं। अनन्या ने पहली बार मुस्कुराकर उसे देखा। वह कोई दिखावटी मदद नहीं थी, उसमें सहज अपनापन था। उस रात लालटेन की लौ के साथ एक भरोसा भी जल उठा, जिसे दोनों ने तब नाम नहीं दिया था। धीरे धीरे राघव उसकी पढ़ाई का अनकहा हिस्सा बन गया। वह सुबह अखबार से महत्वपूर्ण खबरें काटकर ऊपर भेज देता, रात में चाय बनाकर सीढ़ियों पर रख देता, और जब अनन्या कठिन प्रशासनिक प्रश्नों में उलझ जाती तो अपने सरल शिक्षक मन से समझाता। वह बड़ा विद्वान नहीं था, पर जीवन को किताबों से अलग पढ़ता था। वह कहता, अधिकारी वही अच्छा होता है जिसे फाइल में आदमी दिखाई दे। अनन्या उसके वाक्य नोट्स में नहीं लिखती थी, पर वे उसके भीतर कहीं गहरे उतरते जाते थे। अनन्या के पिता विक्रम मिश्रा को यह सब पसंद नहीं था। वे फोन पर हमेशा पूछते, पढ़ाई ठीक चल रही है ना? किसी से ज्यादा मेलजोल मत रखना। उनके स्वर में चिंता कम और नियंत्रण अधिक होता था। अनन्या ब्राह्मण घर की बेटी थी, पिता वकील थे, खानदान में प्रतिष्ठा थी। राघव यादव था, गरीब था, अस्थायी नौकरी करता था और समाज की सीढ़ी पर नीचे माना जाता था। उस समय अनन्या इन बातों को उतनी गंभीरता से नहीं सोचती थी। उसे केवल इतना दिखता था कि जब वह थकती है, राघव बिना कहे पानी रख जाता है। एक बार परीक्षा से 2 महीने पहले अनन्या को तेज बुखार हो गया। कमरे में कोई अपना नहीं था। फोन करने पर मां रोती रही और पिता ने डॉक्टर का नंबर भेज दिया, पर राघव ने बिना शोर किए दवा लाई, खिचड़ी बनाई और रात भर सीढ़ियों पर बैठा रहा। सुबह जब बुखार उतरा तो अनन्या ने देखा, उसके नोट्स व्यवस्थित रखे हैं और मेज पर लिखा है, 2 दिन आराम करो, सपना भाग नहीं जाएगा। उस पर्ची पर कोई प्रेम शब्द नहीं था, फिर भी उसमें प्रेम का सबसे सच्चा रूप था। राघव की मां शारदा देवी गांव से कभी कभी आती थीं। सांवली, दुबली, माथे पर बड़ी लाल बिंदी और हाथों में सस्ती कांच की चूड़ियां पहने वे अनन्या को पहली ही बार देखकर बोलीं, बिटिया, पढ़ने वाली लड़की घर का दीपक होती है। उन्होंने जाति नहीं पूछी, कुल नहीं पूछा, केवल यह पूछा कि खाना समय पर खाती हो या नहीं। शारदा देवी की आंखों में गरीबी थी, पर मन में ऐसी संपन्नता कि अनन्या को उनके पास बैठकर अपनी मां जैसी शांति मिलती थी। वह उनके हाथ की दाल कभी भूल नहीं पाई। राघव अपने सपनों को हमेशा पीछे रखता था। वह भी स्थायी नौकरी चाहता था, शोध करना चाहता था, पर घर का कर्ज, मां की बीमारी और छोटे खेत की चिंता उसे बांधे रखते थे। फिर भी जब अनन्या को महंगी किताबों की जरूरत पड़ी, उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी। अनन्या को बहुत बाद में पता चला। उस समय उसने पूछा भी तो वह हंसकर बोला, वैसे भी पेट्रोल महंगा हो गया है, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसकी हंसी में अभाव छिपाने की वह कला थी जो गरीब आदमी बहुत जल्दी सीख लेता है। उन दिनों शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं का वातावरण किसी सामूहिक तपस्या जैसा था। चाय की दुकानों पर संविधान, अर्थव्यवस्था और इतिहास पर बहस होती। छात्र रात 2 बजे तक पढ़ते और सुबह गंगा किनारे जाकर अपने भीतर का डर धोने की कोशिश करते। अनन्या और राघव कभी कभी संगम के पास बैठते। वह पानी को देखती और कहती, मुझे बड़ा अधिकारी बनना है ताकि कोई लड़की अपने सपने के लिए हाथ न फैलाए। राघव मुस्कुराकर कहता, तब याद रखना, कुर्सी ऊंची हो जाए तो नजर और झुकनी चाहिए। एक दिन अनन्या के पिता अचानक उसके कमरे पर आ पहुंचे। राघव नीचे बच्चों को पढ़ा रहा था। विक्रम मिश्रा ने कमरे की सादगी देखी, फिर सीढ़ियों पर रखे चाय के 2 कुल्हड़ देखे और उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, पर सब समझ लेने का अहंकार उनके चेहरे पर आ गया। जाते समय उन्होंने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बेटा, अपनी सीमा जानना अच्छी बात होती है। राघव ने सिर झुका लिया। अनन्या ने उस दिन पहली बार पिता की प्रतिष्ठा में छिपी क्रूरता देखी। उस रात अनन्या बहुत रोई। उसे लगा कि पढ़ाई, योग्यता और चरित्र की बातें करने वाला समाज अंत में मनुष्य को जन्म और धन से ही तौलता है। राघव ने उसे समझाया नहीं, केवल कहा, तुम्हारे पिता गलत हैं, पर वे तुम्हारे पिता हैं। नफरत से कोई रिश्ता नहीं सुधरता।
अनन्या को उसके भीतर का यह संतुलन चकित करता था। वह स्वयं गुस्से में जलती थी, पर राघव की आत्मा में जैसे कोई पुराना पीपल खड़ा था जो आंधी देखता है पर अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। परीक्षा नजदीक आई तो दोनों के बीच प्रेम स्पष्ट होने लगा, पर किसी ने स्वीकार पहले नहीं किया। अनन्या जब पढ़ते पढ़ते थक जाती, राघव उसकी आंखों के नीचे बढ़ती थकान देखकर बेचैन हो उठता। राघव देर से लौटता तो अनन्या सीढ़ियों की आहट पहचानकर दरवाजा खोल देती। उनके बीच छूने से अधिक प्रतीक्षा थी, शब्दों से अधिक मौन था। एक शाम बारिश में भीगकर लौटते समय राघव ने केवल इतना कहा, तुम्हें खोने से डर लगता है? अनन्या ने उत्तर दिया, मुझे भी। बस वही उनका पहला प्रण था, पर प्रेम के बाद संसार बहुत जल्दी अपनी मौजूदगी याद दिलाता है। विक्रम मिश्रा ने अनन्या को घर बुलाकर साफ कहा कि वह किसी यादव लड़के के साथ नाम न जोड़े। मां सावित्री ने रोते हुए कहा, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? अनन्या ने पूछा, समाज मेरे साथ परीक्षा देगा क्या? मेरे बुखार में जागेगा क्या? घर में लंबी चुप्पी फैल गई। पिता ने कहा, तुम अभी बच्ची हो, वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये आरोप अनन्या को भीतर से घायल कर गया, क्योंकि वह जानती थी कि राघव ने कभी उससे मांगा ही क्या था। अनन्या ने उसी रात लौटकर राघव से कहा कि वह उससे विवाह करना चाहती है। राघव बहुत देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर खुशी से अधिक चिंता थी। उसने कहा, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। अनन्या ने उत्तर दिया, मुझे चीजें नहीं चाहिए। राघव बोला, अभी तुम यह कह सकती हो, पर दुनिया रोज तुम्हें याद दिलाएगी कि मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया। अनन्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने मुझे मेरा सपना दिया है। उस क्षण राघव हार गया, या शायद प्रेम जीत गया। उनका विवाह शहर के एक छोटे कृष्ण मंदिर में हुआ। न बैंड था, न बारात, न सोने के हार, न रिश्तेदारों का शोर। शारदा देवी ने अपनी पुरानी रेशमी साड़ी अनन्या को दी और राघव ने बाजार से खरीदी पीली माला उसके गले में डाली। पंडित ने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़े, क्योंकि अगला पूजन भी था। पर जब अग्नि के सामने उन्होंने फेरे लिए, अनन्या को लगा कि पूरी पृथ्वी साक्षी है। राघव का हाथ कांप रहा था। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस साथ चलूंगा। विवाह के बाद उनका घर वही किराए का कमरा रहा, पर उसमें एक अतिरिक्त चटाई, 2 स्टील की प्लेटें और दीवार पर टोंगी छोटी सी शादी की तस्वीर जुड़ गई। गरीबी थी, पर उसमें अपमान नहीं था। सुबह राघव स्कूल जाता, अनन्या पढ़ती। शाम को दोनों खर्चों का हिसाब लगाते और फिर हौस पढ़ते, क्योंकि हर हिसाब में कमी निकलती थी। शारदा देवी कभी चावल भेज देती, कभी अचार, और कहती, घर बड़ा पैसे से नहीं, मन से होता है। अनन्या तब सचमुच विश्वास करती थी कि मन सब जीत सकता है, लेकिन मनुष्य केवल अपने मन से नहीं, दूसरों की नजरों से भी घायल होता है। जब अनन्या किसी सरकारी कार्यक्रम में जाती, लोग पूछते, आपके पति क्या करते हैं? वह गर्व से कहती, शिक्षक हैं। पर कुछ चेहरे सुनते ही फीके सम्मान से भर जाते। जब पिता के घर जाती, राघव को बैठक में कुर्सी नहीं मिलती। चाय नौकर के हाथ से आती और बातचीत में उसकी उपस्थिति को अनदेखा किया जाता। राघव लौटते समय हमेशा मुस्कुराता, पर अनन्या को पता था कि वह रास्ते भर चुप क्यों रहता है। एक बार सावित्री ने अनन्या से अलग कमरे में कहा, बेटी, अभी भी समय है। अधिकारी बनोगी तो ऐसे घर में कैसे रहोगी? अनन्या ने कहा, मां, यह घर छोटा है, पर झूठा नहीं। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, स्त्री को केवल प्रेम से जीवन नहीं मिलता, समाज भी चाहिए। वह वाक्य तब अनन्या को क्रूर लगा, पर धीरे धीरे उसी समाज की आवाज उसके भीतर कहीं बसने लगी। राघव ने कभी उसके मन में उठती हल्की शर्म को पकड़ा नहीं, या पकड़ा भी तो प्रेम से ढक दिया। मुख्य परीक्षा के दिनों में राघव ने अपनी दुनिया और छोटी कर ली। उसने अतिरिक्त ट्यूशन लेनी शुरू की, ताकि अनन्या दिल्ली जाकर इंटरव्यू की तैयारी कर सके। रात को वह लौटता तो पैरों में सूजन होती, पर वह उसके सामने चाय रखकर पूछता, आज क्या पढ़ा? अनन्या कभी कभी चिड़चिड़ा जाती, कहती, तुम समझते नहीं दबाव कितना है। राघव शांत रहता। वह सचमुच शायद प्रशासनिक दबाव नहीं समझता था,
पर वह उसके सपने का भार अपने कंधे पर ढो रहा था। यही बात अनन्या तब पूरी तरह नहीं समझी। जब परिणाम आया और अनन्या का चयन राज्य प्रशासनिक सेवा में हुआ, राघव ने सबसे पहले शारदा देवी को फोन किया। उसकी आवाज रो रही थी, पर शब्द हौंस रहे थे। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, उधार लेकर। अनन्या के पिता भी आए, पर इस बार उनके चेहरे पर गर्व था, जिसमें राघव के लिए स्थान नहीं था। उन्होंने सबके सामने कहा, मेरी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया। राघव पीछे खड़ा ताली बजाता रहा। किसी ने उससे नहीं पूछा कि इस रोशनी में उसका तेल कितना जला है। प्रशिक्षण के लिए जब अनन्या को जाना था, राघव ने उसका बैग बहुत सावधानी से बांधा। किताबें, प्रमाण पत्र, 2 साड़ियां, दवा और शारदा देवी का दिया छोटा सा तुलसी का पत्ता। स्टेशन पर भीड़ थी। अनन्या उत्साह और डर के बीच खड़ी थी। राघव ने कहा, वहां सब बड़े लोग होंगे, पर तुम खुद को छोटा मत समझना। अनन्या ने पूछा, तुम आओगे ना मिलने? वह मुस्कुराया, तुम बुलाओगी तो जरूर। ट्रेन चली तो अनन्या ने खिड़की से हाथ हिलाया। राघव प्लेटफॉर्म पर तब तक खड़ा रहा जब तक डिब्बा बिंदु नहीं बन गया। प्रशिक्षण ने अनन्या को नया संसार दिखाया। वहां अधिकारी परिवारों की बेटियां थीं। अंग्रेजी में सहज बोलने वाले युवक थे। रेशमी साड़ियों और चमकदार जूतों का आत्मविश्वास था। शुरू में वह राघव को रोज फोन करती, फिर हर दूसरे दिन, फिर सप्ताह में एक बार। बातचीत में अब फाइलें, नियम, वरिष्ठ अधिकारी और भविष्य की पोस्टिंग आने लगे। राघव सुनता और खुश होता, पर कभी कभी पूछता, तुम थक तो नहीं जाती? अनन्या कहती, थकने का समय नहीं है। उसे पता नहीं चला कि महत्वाकांक्षा धीरे धीरे उसके स्वर को बदल रही है। राघव के लिए दूरी केवल भौगोलिक नहीं थी। वह जब फोन करता, कई बार अनन्या मीटिंग में होती, कई बार साथियों के बीच, कई बार उसे लगता कि गांव की पृष्ठभूमि वाला उसका पति उसकी नई दुनिया में असुविधा बन जाएगा। एक शाम उसने राघव का फोन काट दिया, क्योंकि उसके सहकर्मी कमरे में बैठे थे। बाद में उसने कहा, नेटवर्क नहीं था। यह छोटा झूठ था, पर विवाह में छोटे झूठ ही पहले दरार बनते हैं। राघव ने विश्वास कर लिया, क्योंकि प्रेम अक्सर प्रमाण नहीं मांगता। फिर भी जब अनन्या छुट्टी में लौटी, राघव ने पूरा कमरा धो पोंछकर सजाया था। उसने अपनी हैसियत से बेहतर खाना बनाया, नए पर्दे लगाए और शारदा देवी ने पूजा की थाली रखी। अनन्या आई तो थकी हुई थी, पर उसके भीतर नया औपचारिक आत्मविश्वास था। उसने कमरे को देखा और कहा, यहां बहुत घुटन होती है। वाक्य उसके मुंह से अनजाने निकला, पर राघव के चेहरे पर जैसे कोई दिया बुझ गया। उसने तुरंत कहा, हां, मैं बड़ा कमरा देख रहा हूं। अनन्या ने बात बदल दी, पर शब्द वापस नहीं आए। उस रात राघव देर तक जागता रहा। अनन्या सोने का अभिनय करती रही। दोनों के बीच वही चटाई थी, वही दीवार, वही पंखे की आवाज, पर अब हवा बदल चुकी थी। राघव ने पहली बार महसूस किया कि जिसे उसने उड़ना सिखाया, वह आकाश में जाकर धरती से लज्जित होने लगी है। फिर भी उसने मन में उसे दोष नहीं दिया। उसने सोचा, समय है, सब ठीक हो जाएगा। गरीब और प्रेमी मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वे समय को न्यायप्रिय मान लेते हैं। अनन्या के भीतर भी संघर्ष था। वह राघव से प्रेम करती थी, पर नई दुनिया उसे लगातार बताती थी कि प्रेम पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण संस्थान में किसी ने पूछा, आपके पति किस कैडर में हैं? उसने कहा, वे शिक्षक हैं। सामने वाली ने सहज भाव से कहा, ओह, स्कूल टीचर। उस ओह में जो सूक्ष्म दया थी, उसने अनन्या को विचलित कर दिया। रात को उसने खुद को डांटा कि वह इतनी कमजोर क्यों है। पर सामाजिक लज्जा चोर की तरह आती है। पहले दरवाजा नहीं तोड़ती, केवल कुंडी पहचानती है। राघव ने उसी समय उसे एक पत्र लिखा था, जिसे उसने कई बार पढ़ा और कभी उत्तर नहीं दिया। उसमें लिखा था कि उसे अनन्या पर गर्व है, पर वह उसकी आवाज में थकान पहचानता है। उसने लिखा था, जब बहुत लोग तुम्हें सलाम करें, तब कभी याद कर लेना कि एक आदमी तुम्हें बिना पद के भी मानता था। यह वाक्य अनन्या ने पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं, पर उसने पत्र मेज की दराज में रख दिया। शायद वह रोना नहीं चाहती थी। शायद उसे डर था कि आंसू उसे फिर वही पुरानी अनन्या बना देंगे। उन दिनों
उनके जीवन में अभी कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ था, केवल धीमी आग थी। प्रेम बचा हुआ था, पर उसके चारों ओर अहंकार, दूरी, परिवार, वर्ग और महत्वाकांक्षा की सूखी घास जमा होने लगी थी। राघव अब भी उसके लिए मंदिर में दिया जलाता था। अनन्या अब भी कभी कभी उसकी आवाज सुनकर शांत हो जाती थी। पर संसार धैर्य से रिश्ते नहीं तोड़ता, वह पहले मनुष्य को स्वयं से अलग करता है। अनन्या को लगा था कि वह ऊंची हो रही है, राघव को लगा था कि वह दूर हो रही है। दोनों सही थे और यही दुख था। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अनन्या की पहली नियुक्ति एक छोटे उपखंड में हुई, जहां सरकारी बंगला उसे किसी उपलब्धि से अधिक परीक्षा जैसा लगा। ऊंची दीवारें, बाहर खड़ा संतरी, भीतर पुराने फर्नीचर पर जमी धूल और हर सुबह सलाम करते कर्मचारी, सब कुछ नया था। पहले दिन उसने कुर्सी पर बैठते हुए राघव को फोन किया, पर कॉल आधे में ही काट दिया क्योंकि पेशकार अचानक फाइल लेकर भीतर आ गया। उस क्षण उसने पहली बार जाना कि निजी प्रेम और सार्वजनिक पद के बीच दरवाजे कितनी तेजी से बंद होते हैं। राघव ने उसी शाम फिर फोन किया। उसकी आवाज में उतना ही अपनापन था, पर अनन्या के उत्तर छोटे हो गए थे। वह दिन भर की शिकायतें बताना चाहती थी, मगर उसे लगा कि राघव इस दुनिया को नहीं समझ पाएगा। उसे अब आदेश, प्रोटोकॉल, निरीक्षण और राजनीतिक दबाव की भाषा सीखनी थी। राघव ने पूछा, खाना खाया? वह थक कर बोली, तुम हमेशा यही पूछते हो। उस ओर कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि बाकी सब तुम्हारे पद की चिंता करते हैं, मुझे तुम्हारे शरीर की चिंता रहती है। वह वाक्य सुनकर अनन्या का मन पिघला, पर उसने पिघलने की अनुमति खुद को नहीं दी। अधिकारी बनने के बाद उसे लगता था कि भावुकता कमजोरी है। कार्यालय में हर व्यक्ति उसकी उम्र, स्त्रीत्व और पृष्ठभूमि को परखता था। कोई मुस्कुराकर सलाह देता, कोई फाइल रोककर परीक्षा लेता, कोई भीतर से मानने को तैयार नहीं था कि एक युवती आदेश दे सकती है। ऐसी स्थिति में वह कठोर होना सीख रही थी। दुर्भाग्य से मनुष्य अक्सर वही कठोरता घर ले आता है जिसकी जरूरत बाहर होती है। विक्रम मिश्रा अब बेटी की सफलता पर गर्व करते थे, पर उस गर्व में एक पुराना अपमान भी छिपा था। वे हर फोन पर कहते, अब तुम्हें अपने स्तर के लोगों में रहना चाहिए। सावित्री रिश्तेदारों की बातें सुनाती, सब पूछते हैं दामाद कहाँ है, क्या कहें हम। अनन्या पहले विरोध करती, फिर चुप रहने लगी। परिवार की आवाजें धीरे धीरे मन में घर बनाती हैं। वे बाहर से सलाह लगती हैं, पर भीतर जाकर शर्म, संदेह और तुलना बन जाती हैं। राघव का नाम अब बातचीत में प्रेम से नहीं, समस्या की तरह आने लगा। राघव ने नौकरी स्थायी करने के लिए कई आवेदन दिए, पर हर बार कोई कागज, कोई सिफारिश, कोई रिश्वत उसकी राह रोक लेती। वह अनन्या से मदद मांग सकता था, पर उसने कभी नहीं मांगी। उसे लगता था कि पत्नी के पद का लाभ लेना उसके प्रेम को छोटा कर देगा। अनन्या को यह स्वाभिमान कभी कभी संवेदनशील लगता, कभी मूर्खता। वह कहती, तुम्हें व्यावहारिक होना चाहिए। राघव मुस्कुराकर कहता, व्यवहार अगर आत्मा बेचकर आए तो महंगा पड़ता है। यही वाक्य धीरे धीरे उनके बीच बहस का कारण बन गया। नए बंगले में जब राघव पहली बार आया, कर्मचारियों ने उसे पहचानने में गलती की। एक चपरासी ने पूछा, किससे मिलना है? राघव ने कहा, मैडम से। वह बरामदे में बैठा रहा, क्योंकि अनन्या किसी बैठक में फांसी थी। लौटकर उसने उसे वहां देखा तो अनन्या को खुशी से पहले असहजता हुई। उसकी साधारण कमीज, घिसी चप्पल और थैले में रखे गांव के लड्डू अचानक उसे सरकारी परिसर की चमक में अटपटे लगे। उसने खुद से घृणा की, पर वह घृणा भी उसे राघव से गर्मजोशी से गले लगाने नहीं दे सकी। राघव ने सब समझ लिया, फिर भी कुछ नहीं कहा। रात को उसने पूछा, तुम खुश हो? अनन्या ने कहा, हां, बहुत काम है बस। वह बोला, काम से थकान आती है, पर तुम्हारी आंखों में डर है। अनन्या चिढ़ गई, तुम हर बात को भावना क्यों बना देते हो? यह नौकरी है, कविता नहीं। राघव शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, ठीक है, पर जब कुर्सी इंसान से बड़ी लगने लगे तो थोड़ा रुककर देखना चाहिए।
अनन्या को यह सलाह नहीं, ताना लगी। उस रात वे एक ही कमरे में दो किनारों पर सोए। धीरे धीरे सरकारी बंगला उनके विवाह का घर नहीं, अनन्या का क्षेत्र बन गया। राघव वहां अतिथि की तरह आता और असुविधा की तरह चला जाता। कर्मचारी उसे साहब नहीं कहते थे, रिश्तेदार उसे योग्य दामाद नहीं मानते थे, और अनन्या उसे बचाने के बजाय कई बार विषय बदल देती थी। वह समझती थी कि वह स्थिति संभाल रही है, पर वास्तव में वह राघव को अदृश्य बना रही थी। प्रेम में सबसे गहरा घाव हमेशा अपमान से नहीं आता। कभी कभी वह तब आता है जब अपना व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपका परिचय देने से हिचके। एक जिला समारोह में यह दरार खुली चोट बन गई। मंच पर अधिकारियों के परिवारों को बैठाया जा रहा था। राघव पीछे की पंक्ति में खड़ा था। संचालक ने पूछा, मैडम, आपके पति कहाँ हैं? अनन्या ने क्षण भर राघव की ओर देखा, फिर कहा, वे बाद में आएंगे। राघव ने यह सुना, वह सचमुच वहां था, फिर भी वह उसके जीवन के परिचय से अनुपस्थित कर दिया गया। समारोह के बाद उसने केवल इतना पूछा, मैं किस बात में तुम्हें छोटा कर देता हूं? अनन्या के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उसने क्रोध को उत्तर बना लिया। वह बोली, तुम समझते क्यों नहीं कि हर जगह सब बताना जरूरी नहीं होता? राघव ने पहली बार आवाज ऊंची नहीं पर दृढ़ की। मैं कोई गलती नहीं हूं जिसे छिपाया जाए, अनन्या ने कहा। मैंने ऐसा कब कहा? राघव ने उत्तर दिया। कहने की जरूरत नहीं रही। उसके चेहरे पर दुख था, शिकायत नहीं। शिकायत में उम्मीद होती है, दुख में टूटन। उस दिन के बाद राघव ने बंगले आना कम कर दिया। वह फोन करता, पर अब अनन्या के पास सचमुच समय कम और मन उससे भी कम बचता था। इसी बीच देवेंद्र सिंह का प्रवेश अनन्या के प्रशासनिक जीवन में हुआ। वह स्थानीय नेता था। मुस्कान में मिठास और चाल में सांप की लचक लिए। वह गरीबों की सेवा की बातें करता, पर हर योजना से अपना हिस्सा काटता। एक बार स्कूलों में पोषण आहार की गड़बड़ी की शिकायत आई। फाइल अनन्या तक पहुंची और उसमें एक शिक्षक के हस्ताक्षरित बयान की प्रति थी। वह शिक्षक राघव था। अनन्या चौंक गई। राघव ने उसे कभी नहीं बताया था कि वह ऐसी शिकायत में शामिल है। उसे गर्व भी हुआ और भय भी। देवेंद्र सिंह ने उसी सप्ताह शिष्टाचार भेंट के बहाने अनन्या से मुलाकात की। उसने बड़े सम्मान से कहा, मैडम, जिले में काम करना हो तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। कुछ आदर्श कागज पर अच्छे लगते हैं। अनन्या ने कठोर स्वर में कहा कि जांच होगी। देवेंद्र ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, पर जाते जाते बोला, आप बहुत ईमानदार हैं। बस ध्यान रखिए, आपके आसपास के लोग आपके नाम का इस्तेमाल न करें। यह वाक्य बीज की तरह गिरा। संदेह का बीज प्रेम की जमीन में भी उग सकता है, यदि जमीन पहले से घायल हो। कुछ दिनों बाद विक्रम मिश्रा के पास एक अज्ञात लिफाफा पहुंचा। उसमें राघव की एक धुंधली तस्वीर थी, जिसमें वह किसी आदमी से पैसा लेते दिख रहा था। साथ में लिखा था कि वह अनन्या की पोस्टिंग और फाइलों के नाम पर लोगों से रकम लेता है। विक्रम ने क्रोध और संतोष दोनों से वह कागज पकड़ा। उन्हें जैसे वह प्रमाण मिल गया जिसकी वे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अनन्या को बुलाया। उनके चेहरे पर पिता की चिंता थी, पर शब्दों में पुराने पूर्वाग्रह की विजय चमक रही थी। अनन्या ने तस्वीर देखी तो उसके भीतर तूफान उठा। तस्वीर साफ नहीं थी, पर उसमें राघव जैसा आदमी था। उसने कहा, यह झूठ भी हो सकता है। विक्रम ने मेज पर हाथ मारा। तुम अभी भी उसे बचाओगी? ऐसे लोग यही करते हैं, तुम्हारे नाम पर खाएंगे और तुम्हें डुबा देंगे। सावित्री रोने लगी। हमने कहा था ना, वह तुम्हारे लायक नहीं। घर में आरोपों का ऐसा वातावरण बना कि सत्य की धीमी आवाज दब गई। अनन्या को राघव से तुरंत पूछना चाहिए था, पर आहत अहंकार ने संवाद का रास्ता बंद कर दिया। जब राघव ने फोन किया, अनन्या ने बहुत ठंडे स्वर में पूछा, तुम किससे मिले थे कल? राघव ने कहा, स्कूल के एक अभिभावक से, उसकी बेटी की फीस। अनन्या ने बीच में काट दिया। पैसा लिया तुमने? दूसरी ओर लंबी चुप्पी रही। फिर राघव ने कहा, हां, उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए जो उधार लिया था वह लौटाया। अनन्या ने व्यंग्य से हंसकर कहा, अच्छा संयोग है। राघव ने पूछा, तुम्हें मुझ पर शक है?
वह प्रश्न इतना सीधा था कि अनन्या उससे बचने के लिए और कठोर हो गई। उसने कहा, मुझे अपने पद की रक्षा करनी है। राघव की आवाज टूटकर भी शांत रही। और मुझे अपने संबंध की। पर संबंध बिना विश्वास के कैसे बचेगा? तो दोन देह दोन देही राघव ने दोन देहा। यह सुनते ही राघव ने जैसे भीतर से कुछ छोड़ दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए जो किया वह हिसाब नहीं था, इसलिए शायद प्रमाण भी नहीं है। फोन कट गया। अनन्या देर तक स्क्रीन देखती रही। उसे लगा वह सही है, क्योंकि उसके आसपास सब उसे यही बता रहे थे। भीड़ से मिला समर्थन अक्सर अंतरात्मा की आवाज को झूठा साबित कर देता है। विक्रम मिश्रा ने वकील होने का पूरा कौशल लगा दिया। उन्होंने कहा कि अभी मामला दबाया जा सकता है, बस अनन्या को राघव से दूरी बनानी होगी। तलाक सम्मान से हो जाए तो बेहतर है, उन्होंने कहा। यह शब्द सुनते ही अनन्या कांप गई। तलाक कोई प्रशासनिक आदेश नहीं था, पर उसके परिवार ने उसे वैसा ही बना दिया समस्या का समाधान। सावित्री ने कहा, बेटी, आज कठोर बनो, कल जीवन बचेगा। अनन्या ने पूरी रात जागकर बिताई। हर स्मृति उसके निर्णय के विरुद्ध खड़ी थी, पर हर सामाजिक आवाज उसे आगे धकेल रही थी। राघव अगले दिन स्वयं मिलने आया। उसे गेट पर रोका गया। संतरी ने भीतर फोन किया। अनन्या ने कहा, कह दो, मैं व्यस्त हूं। वह झूठ बोलते हुए कांपी, पर बोली। राघव बरामदे में बहुत देर खड़ा रहा, फिर एक पत्र देकर चला गया। वह पत्र अनन्या तक कभी नहीं पहुंचा। विक्रम ने बाद में उसे लेकर जला दिया, क्योंकि वे मानते थे कि बेटी को भावुकता से बचाना भी पिता का धर्म है। मनुष्य जब अपने पाप को धर्म कहता है, तब कर्म का चक्र बहुत शांत होकर घूमना शुरू करता है। राघव ने कई बार कोशिश की, कभी कार्यालय, कभी बंगले, कभी फोन, कभी संदेश। हर रास्ते पर कोई न कोई दीवार खड़ी कर दी गई। अनन्या को बताया गया कि वह दबाव बना रहा है, धमकी दे रहा है, समझौते के पैसे मांग रहा है। वह विश्वास करना नहीं चाहती थी, पर उसका घायल स्वाभिमान इन झूठों को पकड़कर बैठ गया। उसे लगा, अगर राघव सचमुच निर्दोष होता तो इतना शांत क्यों रहता? उसे यह समझ नहीं आया कि बहुत गहरे अपमान में आदमी चीखता नहीं, केवल भीतर से खाली होने लगता है। अदालत का दिन धूप से भरा था, पर अनन्या को वह सबसे ठंडा दिन लगा। राघव सफेद कुर्ते में आया था, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। उसने उसे देखते ही हल्का सा सिर झुकाया। कोई क्रोध नहीं, कोई नाटक नहीं। न्यायालय के बाहर विक्रम ने कागज संभाले और सावित्री ने अनन्या का हाथ पकड़े रखा। वकील ने शब्दों को इतना साफ और निर्दयी बनाया कि विवाह केवल कानूनी अनुबंध लगने लगा। आपसी सहमति लिखा गया, जबकि दोनों में से किसी का मन सहमत नहीं था। कागज सच बोलने के लिए नहीं, प्रक्रिया पूरी करने के लिए था। जज ने पूछा, क्या आप दोनों इस निर्णय पर विचार कर चुके हैं? अनन्या ने हां कहा, पर उसकी आवाज उसके भीतर से नहीं आई। राघव से पूछा गया तो वह कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखें अनन्या पर ठहरीं, जैसे आखिरी बार पूछ रही हों, क्या सचमुच? अनन्या ने नजर झुका ली। तब उसने कहा, अगर अनन्या यही चाहती है तो मुझे मंजूर है। उस वाक्य में समर्पण नहीं, प्रेम का अंतिम संस्कार था। अनन्या को लगा वह रो पड़ेगी, पर पिता की उंगलियां उसके कंधे पर कस गईं। हस्ताक्षर करते समय अनन्या का हाथ कांपा। उसे याद आया वही हाथ जिसने राघव के साथ फेरे लेते समय उसका हाथ पकड़ा था। अब वही हाथ संबंध के अंत पर नाम लिख रहा था। राघव ने कागज पर हस्ताक्षर किए, फिर कलम बहुत सावधानी से मेज पर रख दी, जैसे किसी मृत वस्तु को सम्मान दे रहा हो। बाहर निकलते समय शारदा देवी दरवाजे के पास खड़ी थीं। वे आई नहीं थीं, फिर भी आ गई थीं। उन्होंने अनन्या को देखा, आशीर्वाद देने को हाथ उठाया, पर हाथ बीच में ही ठहर गया। अनन्या उनके पास जाना चाहती थी, पर सावित्री ने उसे खींच लिया। शारदा देवी की आंखों में न शाप था, न घृणा, केवल इतना गहरा दुख था कि अनन्या उससे बचना चाहती थी। राघव मां के पास गया, उनके पैर छुए और बोला, चलो अम्मा। शारदा देवी ने पूछा नहीं कि घर क्यों टूटा। शायद माएं उत्तर चेहरों से पढ़ लेती हैं। जाते जाते उन्होंने केवल इतना कहा, बिटिया सुखी रहना। यह आशीर्वाद अनन्या को वर्षों तक सताता रहा,
क्योंकि जिसे वह तोड़कर जा रही थी वही उसे सुख का आशीष दे रही थी। तलाक के बाद अनन्या का घर व्यवस्थित हो गया, पर नींद बिखर गई। परिवार ने राहत की सांस ली। रिश्तेदारों ने कहा कि बुद्धिमानी हुई। सहकर्मियों ने कहा कि अब करियर पर ध्यान दो। अनन्या ने सचमुच काम में खुद को डुबो दिया। फाइलों पर हस्ताक्षर, निरीक्षण, आदेश, मीटिंग सब कुछ तेज हुआ। लोग उसकी कठोरता की प्रशंसा करने लगे। किसी ने नहीं जाना कि कई रातों में वह वही पुराना पत्र खोजती जो राघव ने कभी लिखा था। उसे केवल एक बात काटती थी, अगर वह दोषी था तो उसकी आंखों में अपराध क्यों नहीं था। वर्षों बीत गए। अनन्या पदों की सीढ़ियां चढ़ती रही और राघव उसके जीवन की सार्वजनिक कहानी से मिटा दिया गया। उसके पिता ने कहा, अब पीछे मत देखना। उसने सचमुच पीछे देखना बंद कर दिया, पर अतीत रास्ता बदलकर सामने आने की प्रतीक्षा करता रहा। जिस कुर्सी ने उसे अधिकार दिया था उसी ने उसके चारों ओर अदृश्य दीवार बना दी। वह लोगों को न्याय देती रही, पर अपने सबसे निकट व्यक्ति को सुनवाई न दे सकी। कर्म कभी जल्दी नहीं करता। वह मनुष्य को पहले उसकी सफलता तक पहुंचाता है, फिर आईना दिखाता है। फेरे की अग्नि अब भी मंडप के बीच जल रही थी, पर अनन्या को उसकी लपटों में विवाह का पवित्र तेज नहीं, अपनी स्मृतियों की राख दिखाई दे रही थी। वह वेटरों के कोने से लौटकर फिर अतिथियों की भीड़ में आ गई, पर उसके भीतर एक अजीब खालीपन फैल चुका था। लोग अब भी हंस रहे थे, कैमरों की चमक अब भी चेहरे पकड़ रही थी, और पंडित मंत्रों को उतनी ही लय से पढ़ रहे थे जैसे संसार में कोई संबंध कभी टूटता ही न हो। केवल अनन्या जानती थी कि एक टूटा हुआ संबंध भी जीवित आदमी की तरह सांस ले सकता है। राघव ने उससे बात करने से बचकर अपने काम में लौट जाने का जो निर्णय लिया था वही उसके आत्मसम्मान का अंतिम किला था। अनन्या उसे दूर से देखती रही। वह पानी के जग भरता, बूढ़ी औरतों को प्लेट देता, बच्चों की गिराई मिठाई उठाता और हर बार किसी की डांट सुनकर केवल जी कह देता। उसके इस जी में मजबूरी थी, पर पराजय नहीं। यह बात अनन्या को बेचैन करती रही। वह चाहती थी कि राघव टूटे, कुछ कहे, उसे दोष दे ताकि वह उत्तर दे सके, पर उसकी चुप्पी ने अनन्या को अपने ही भीतर बंद कर दिया। कमला मौसी ने फिर उसके पास झुककर कहा, बिटिया, तुमने ठीक किया था। ऐसे आदमी का यही हाल होता है। भगवान देर से सही न्याय करता है। अनन्या ने पहली बार उन्हें उस तरह देखा जैसे कोई अधिकारी किसी अपराधी को देखता है। उसे लगा, लोग कर्म को भी अपनी घृणा की भाषा बना लेते हैं। उसने धीमे पर कठोर स्वर में कहा, मौसी, गरीबी किसी के चरित्र का प्रमाण नहीं होती। कमला सकपका गई, पर फिर बोली, हम तो तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं। अनन्या ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा भलाई के नाम पर उसने स्वयं भी कितनी क्रूरता स्वीकार की थी। मंडप में अब भोजन का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। शराब चुपके से पिछली तरफ परोसी जा रही थी, जहां कानून और संस्कार दोनों पर्दे के पीछे रख दिए जाते हैं। देवेंद्र सिंह के कुछ करीबी लोग ऊंची आवाज में मजाक कर रहे थे। उनमें से एक ने राघव को बुलाकर कहा, अरे मास्टर साहब, सुना है पहले पढ़ाते थे, अब प्लेट पढ़ते हो? बाकी लोग हौंस पड़े। राघव ने प्लेटें उठाईं और शांत स्वर में कहा, जिस काम से रोटी मिल जाए उसे सीखना पड़ता है। उसकी आंखें नीची थीं, पर वाक्य में ऐसी गरिमा थी कि हौंसी कुछ क्षण के लिए रुक गई। अनन्या का खून जैसे उबल उठा, मगर वह फिर भी खड़ी नहीं हुई। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक आवाज कहती थी कि वह अभी सबके सामने कह दे कि यह आदमी उसका पति रह चुका है और किसी को उसे अपमानित करने का अधिकार नहीं। दूसरी आवाज कहती थी कि ऐसा करने से राघव का घाव और खुल जाएगा और लोग उसके सम्मान को बचाने के बजाय उनके अतीत की नीलामी करने लगेंगे। वह पहली बार समझ रही थी कि न्याय केवल आवाज उठाना नहीं होता। कभी कभी न्याय में यह भी देखना पड़ता है कि पीड़ित व्यक्ति क्या चाहता है। राघव जब अगली बार उसकी मेज के पास आया तो उसने जानबूझकर दूरी बनाए रखी। उसने प्लेटें बदलते हुए किसी और वेटर को इशारा किया कि मैडम की ओर वह जाए, पर दूसरा लड़का व्यस्त था, इसलिए राघव को ही पानी रखना पड़ा। अनन्या ने बहुत धीमे कहा, अम्मा कैसी हैं? राघव का हाथ ठहर गया।
शारदा देवी का नाम उनके बीच अब भी एक पुल था जिसे किसी अदालत ने तोड़ा नहीं था। उसने बिना उसकी ओर देखे कहा, बीमार रहती हैं पर जिद्दी हैं। कहती हैं, जब तक तुलसी में पानी डाल सकती हूं तब तक भगवान मुझे बुलाएंगे नहीं। अनन्या की आंखें भर आईं। उसे शारदा देवी का वह आशीर्वाद याद आया जो तलाक के दिन अधूरा होकर भी उसके जीवन में पीछा करता रहा था। उसने पूछा, इलाज चल रहा है? राघव ने कहा, चलता है, रुकता है, फिर चलता है, जैसे गरीबों की सांस चलती है। यह वाक्य सुनकर अनन्या भीतर तक कांप गई। उसे याद आया कि कभी शारदा देवी उसकी चोटी में तेल लगाती थीं और कहती थीं, बिटिया, अधिकारी बनना पर किसी की लाचारी पर पैर मत रखना। आज उनकी ही लाचारी का बोझ राघव की झुकी पीठ पर रखा था। अनन्या ने पर्स खोलना चाहा, फिर हाथ रोक लिया। पैसा देना इस क्षण दया जैसा दिखता और दया राघव के लिए अपमान बन सकती थी। वह समझ गई कि वर्षों की दूरी ने उसे इतना अजनबी बना दिया है कि मदद भी सोचकर करनी पड़ेगी। उसने केवल कहा, कभी जरूरत हो तो। राघव ने पहली बार हल्की कटु मुस्कान से उसकी ओर देखा। जरूरत तो बहुत पहले थी मैडम, तब रास्ते बंद थे। उसके शब्द ऊंचे नहीं थे, पर अनन्या ने महसूस किया कि कोई पुराना दरवाजा भीतर टूट गया। देर से जागा हुआ करुणा बोध भी कई बार अपराध जैसा लगता है। उसी समय देवेंद्र सिंह की छोटी बेटी मीरा वहां आई। लगभग 20 वर्ष की, साधारण सलवार कुर्ता पहने, आंखों में ऐसी बेचैनी लिए जो बड़े घरों की लड़कियों में तब जन्म लेती है जब वे घर की झूठी चमक पहचानने लगती हैं। उसने राघव से धीमे स्वर में कहा, भैया, अम्मा की दवा ले लिया आपने? मैंने जो पैसे दिए थे वो काफी हुए? राघव ने उसे तुरंत चुप रहने का संकेत किया। अनन्या ने यह सुन लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि इस घर में कोई राघव को नाम से नहीं, भैया कहकर भी पुकारता है। मानवता कभी कभी सबसे अप्रत्याशित कोनों में बची रहती है। मीरा ने अनन्या को पहचान लिया और तुरंत हाथ जोड़ दिए। नमस्ते मैडम, वह बोली। अनन्या ने उसे गौर से देखा। लड़की की आंखों में डर भी था और किसी बात को कह देने की आकुलता भी। देवेंद्र सिंह दूर से उन्हें देख रहे थे, इसलिए मीरा तुरंत आगे बढ़ गई। राघव भी चुपचाप दूसरी ओर चला गया। पर उस छोटे से संवाद ने अनन्या के मन में कई प्रश्न जगा दिए। दवा, पैसे, अम्मा और राघव का चुप करा देना, ये बातें उस कहानी से मेल नहीं खाती थीं जिसमें उसे बताया गया था कि राघव लालची, अवसरवादी और उसके पद का दुरुपयोग करने वाला आदमी था। अब समारोह का शोर अनन्या को असहनीय लगने लगा। उसे लगा हर ढोल की थाप उसके सिर पर पड़ रही है। वह बाहर लॉन में आ गई, जहां रात की हवा में जले पटाखों की गंध मिली हुई थी। गेट के पास वही गरीब बच्चे खड़े थे। एक बच्ची अपनी छोटी हथेली में टूटे पापड़ का टुकड़ा पकड़े थी और उसे ऐसे खा रही थी जैसे प्रसाद हो। भीतर सोने की थालियों में बचा खाना कूड़ेदानों में जा रहा था। अनन्या को लगा उसका पूरा जीवन भी इसी विरोधाभास से बना है। किसी की भूख पर किसी की प्रतिष्ठा का मंडप खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद राघव भी बाहर आया, शायद खाली बर्तन रखने। उसने अनन्या को देखा और रास्ता बदलना चाहा। अनन्या ने कहा, भागने की जरूरत नहीं है। राघव ठहर गया। मैं भाग नहीं रहा, उसने शांत स्वर में कहा। बस जहां मेरी जरूरत नहीं होती वहां ठहरना छोड़ दिया है। अनन्या ने गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? वह प्रश्न पूछते ही उसे लगा कि यह कितना छोटा और स्वार्थी प्रश्न है। राघव ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बोला, लगता नहीं, हुआ था, पर अब उससे क्या बदल जाएगा? अनन्या ने पहली बार कोई बचाव नहीं किया। उसने कहा, मुझे सच नहीं पता था। राघव ने उत्तर दिया, सच दरवाजे पर आया था, उसे लौटाया किसने? यह वाक्य सुनकर वह चुप हो गई। उसे संतरी का संदेश, उसका अपना झूठ और पिता की आश्वस्त करती आवाज याद आई। राघव ने आगे कहा, मैंने अदालत में इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि प्रेम को भीख की तरह नहीं मांग सकता था। तुमने विश्वास हटाया तो मैं क्या सिद्ध करता कि मैं चोर नहीं हूं? पति का पहला परिचय निर्दोष साबित होना नहीं होना चाहिए। रात की हवा अचानक भारी हो गई। अनन्या ने कहा, मैं कमजोर थी,
राघव की आंखों में एक क्षण करुणा आई, पर वह तुरंत सिमट गई। हां, उसने कहा, पर तुम्हारी कमजोरी का भार मुझे उठाना पड़ा। मेरी मां ने उठाया, मेरे घर ने उठाया। गरीब आदमी की जिंदगी में अमीरों की गलतियां भी कर्ज बनकर उतरती हैं। उसके शब्दों में क्रोध था, पर उस क्रोध की जड़ में टूटे हुए प्रेम की नमी थी। अनन्या ने चाहा कि वह रो दे, पर वह जानती थी कि उसके आंसू राघव से क्षमा की मांग बन जाएंगे, और वह अभी उस अधिकार की पात्र नहीं थी। भीतर से किसी ने राघव को पुकारा। वह जाने लगा। अनन्या ने जल्दी से पूछा, तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? राघव के कदम ठिठक गए। उसने पीठ मोड़े ही कहा, क्योंकि कुछ घर गिरने के बाद आदमी पहले अपनी मां के सिर पर छत ढूंढता है, दूसरा आंगन नहीं। फिर हल्की विरक्ति से जोड़ा, और क्योंकि मैं किसी नई स्त्री को अपनी पुरानी राख में नहीं बैठाना चाहता था। वह चला गया। अनन्या वहीं खड़ी रही। उसने महसूस किया कि जिन प्रश्नों को वह सरल समझती थी, उनके उत्तर किसी जीवन की पूरी पीड़ा में लिखे होते हैं। जब वह वापस अंदर आई तो माहौल और खुला हुआ था। दूल्हा दुल्हन फेरे पूरे कर चुके थे, और लोग अब बधाइयों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। कमला मौसी किसी और महिला से धीमे स्वर में कह रही थीं, देखो, अनन्या का पुराना पति है, कैसा समय बदलता है। ये बात अब फुसफुसाहट से फैलकर उत्सुकता बन रही थी। 2-3 लोग राघव को ध्यान से देखने लगे। कुछ चेहरों पर दया थी, कुछ पर आनंद। अनन्या ने जाना कि समाज किसी के पतन पर उतना दुखी नहीं होता जितना उसके तमाशे से प्रसन्न होता है। एक शराबी रिश्तेदार ने आखिर खुलकर आवाज लगा दी, अरे वेटर जी, इधर आओ। सुना है तुम बड़े अफसर साहिबा के पुराने जानकार हो। आसपास हौसी फूटी। राघव प्लेट लेकर आया, पर उसने सिर नहीं उठाया। आदमी ने कहा, कभी कभी किस्मत भी कैसी होती है, कोई कुर्सी पर, कोई थाली पर। राघव ने धीरे से कहा, साहब, खाना ठंडा हो जाएगा। उसका संयम शराबी को और उकसा गया। उसने जेब से नोट निकालकर राघव की ओर उछाला, ले, पुरानी पहचान का इनाम। नोट उसके पैरों के पास गिरा। उस क्षण मंडप में जो मौन छाया, वह किसी मंत्र से अधिक प्रबल था। राघव ने नोट नहीं उठाया। उसकी आंखें कुछ पल उस कागज पर रहीं, फिर उसने ट्रे मेज पर रख दी। अनन्या की छाती में आग फैल गई। वह तेजी से आगे बढ़ी, पर राघव ने बिना उसकी ओर देखे हाथ उठा दिया, जैसे उसे रोक रहा हो। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, साहब, मजदूरी तय होती है, इज्जत नहीं। नोट वापस रख लीजिए। शराबी हंसा, पर उसकी हंसी अब अकेली थी। लोग समझ गए कि गरीब आदमी भी कभी कभी भीड़ के बीच अमीर को छोटा कर सकता है। देवेंद्र सिंह तुरंत बीच में आए। अरे अरे, बस कीजिए, शादी का घर है। उन्होंने नोट उठाकर मेज पर रख दिया और राघव को आंख से हट जाने का संकेत किया। उस संकेत में मालिकाना अपमान था। राघव ने ट्रे उठाई और चला गया, पर इस बार उसके कदमों में हल्की लड़खड़ाहट थी। अनन्या ने वह देखा। वह जानती थी कि अभी भी उसने स्वयं को संभाल रखा है, पर भीतर कहीं वह घायल हुआ है। अपमान चाहे कितना भी सहा जाए, हर नया प्रहार पुराने घावों को फिर से ताजा कर देता है। वह अब चुप रहना विश्वासघात समझने लगी थी। अनन्या ने शराबी रिश्तेदार की ओर मुड़कर कहा, आपका नाम? आदमी का चेहरा उतर गया। मैडम, मजाक था, उसने कहा। अनन्या ने ठंडे स्वर में पूछा, किस कानून में मजदूर की गरिमा मजाक है? देवेंद्र सिंह घबराकर बोले, मैडम, मैं माफी मांगता हूं, हमारे मेहमान हैं, थोड़ी गलती हो गई। अनन्या ने उनकी ओर देखा। गलती नशे में शब्दों की नहीं, सोच की होती है, और सोच अक्सर घर के वातावरण से बनती है। यह सुनकर कुछ लोग असहज हो उठे। सत्ता के सामने झुकने वाले लोग पहली बार सत्ता से प्रश्न सुन रहे थे। पर राघव वापस आया और बहुत धीमे स्वर में बोला, कृपया बात बढ़ाइए मत, मुझे यह नौकरी चाहिए। इस वाक्य ने अनन्या के क्रोध को वहीं रोक दिया। नौकरी चाहिए, कितने साधारण शब्द, पर उनके पीछे शारदा देवी की दवा, किराया, उधार, भूख और जीवन की सारी विवशताएं खड़ी थीं। अनन्या को लगा वह अभी भी विशेषाधिकार से बोल रही है। उसे अपमान रोकना आसान था, क्योंकि उसकी तनख्वाह निश्चित थी, पद सुरक्षित था। राघव के लिए प्रतिरोध का अर्थ अगले दिन की मजदूरी खो देना भी हो सकता था।
न्याय भी भूखे पेट से पूछकर बोलता है। वह पीछे हट गई, पर उसकी आंखों में अब निर्णय का बीज पड़ चुका था। उसने अपने सहायक को फोन कर बाहर बुलाया और धीमे स्वर में कहा कि देवेंद्र सिंह के ठेकों, विवाह श्रमिकों के भुगतान और शिक्षा विभाग की पुरानी शिकायतों की फाइलें सुबह तक उसके मेज पर हों। सहायक ने आश्चर्य से देखा, पर प्रश्न नहीं किया। अनन्या ने फोन रखते हुए पहली बार महसूस किया कि निजी पछतावा यदि केवल आंसू बनकर रह जाए तो स्वार्थ है। उसे न्याय में बदलना ही प्रायश्चित की शुरुआत हो सकती है। मीरा फिर उसके पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैडम, राघव भैया वैसे नहीं हैं जैसा लोग कहते हैं। अनन्या ने उसकी ओर तीखी नजर से देखा, पर स्वर नरम था। तुम क्या जानती हो? मीरा ने इधर उधर देखा। अभी नहीं कह सकती, पापा देख लेंगे, पर उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है और उनके साथ गलत हुआ था। इतना कहकर वह चली गई। अनन्या का मन जैसे अंधेरे कमरे में टटोलता हुआ किसी बंद संदूक तक पहुंच गया। संदूक अभी खुला नहीं था, पर भीतर से सत्य की धड़कन सुनाई देने लगी थी। रात के अंत में विदाई की तैयारी शुरू हुई। दुल्हन रो रही थी, मां उसे गले लगाकर विलाप कर रही थी और लोग इस रोने को परंपरा कहकर स्वीकार कर रहे थे। अनन्या ने सोचा, स्त्री के जीवन में विदाई कितनी बार आती है, कभी पिता के घर से, कभी प्रेम से, कभी अपने ही विश्वास से। राघव दूर खड़ा खाली प्लेटें गिन रहा था। किसी ने उसकी विदाई नहीं देखी थी। उस दिन अदालत से निकलते समय पुरुष के आंसू यदि भीतर गिरें तो समाज उन्हें घटना नहीं मानता, पर वे भी जीवन की दिशा बदल देते हैं। अनन्या की गाड़ी तैयार थी। जाने से पहले वह राघव के पास गई। इस बार उसने उसे मैडम कहने का अवसर नहीं दिया। उसने कहा, मैं कल तुम्हारी मां से मिलने आऊंगी। राघव का चेहरा कठोर हो गया। मेरी मां को फिर किसी उम्मीद में मत डालिए, उसने कहा। उन्होंने बहुत मुश्किल से आपका नाम पूजा में लेना बंद किया है। यह सुनकर अनन्या जैसे भीतर से ढह गई। वह कहना चाहती थी कि वह क्षमा मांगने आएगी, मदद करने नहीं, पर शब्द गले में अटक गए। राघव ने खाली बर्तनों की ओर देखा और बोला, रात लंबी है, काम बाकी है। गाड़ी में बैठते समय अनन्या ने शीशे से पीछे देखा। रोशनी से भरा मंडप धीरे धीरे दूर जा रहा था। भीतर विवाह की रात समाप्त हो रही थी, पर उसके जीवन की सबसे कठिन सुबह शुरू होने वाली थी। उसने पर्स से फोन निकाला और पिता का नंबर देखा, फिर वापस रख दिया। आज वह किसी से सलाह नहीं लेना चाहती थी। उसने पहली बार अपने भीतर उस आवाज को सुनने का निश्चय किया, जिसे वर्षों पहले परिवार, पद और भय के शोर में दबा दिया गया था। राघव की झुकी पीठ अब उसे पराजय नहीं, सत्य का भार उठाती हुई दिखाई दे रही थी। सुबह की पहली रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि अनन्या अपने सरकारी बंगले के अध्ययन कक्ष में बैठी पुरानी फाइलों के ढेर के सामने जमी हुई थी। रात भर उसने आंख नहीं मूंदी थी। विवाह मंडप की रोशनी, राघव की झुकी हुई पीठ, कमला मौसी की हौसी और मीरा की कांपती आवाज सब मिलकर उसके भीतर एक ऐसा शोर बना रहे थे जिससे कोई नींद नहीं लड़ सकती थी। मेज पर चाय ठंडी हो चुकी थी, पर उसकी उंगलियां अब भी उसी फाइल पर टिकी थीं, जिस पर शिक्षा विभाग की पुरानी शिकायतें दर्ज थीं। पेशकार ने डरते डरते भीतर आकर कहा, मैडम, आपने जो रिकॉर्ड मंगवाया था, कुछ फाइलें मिल गई हैं, कुछ गायब बताई जा रही हैं। अनन्या ने सिर उठाया। गायब फाइलें हमेशा बोलती ज्यादा हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। उसने राघव यादव के नाम से जुड़ी हर शिकायत, हर नियुक्ति पत्र, हर निलंबन नोटिस और हर बयान मांगा था। कागजों में धूल थी, किनारों पर दीमक के निशान थे, पर उनमें छिपी चुप्पी नहीं थी। उसे अब समझ आने लगा था कि व्यवस्था केवल अन्याय नहीं करती, वह अन्याय के प्रमाण भी धीरे धीरे खा जाती है। एक फाइल में राघव का हस्ताक्षरित बयान था। उसने गांव के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए भेजे गए अनाज, दूध और दवाइयों की चोरी का विवरण लिखा था। नामों में देवेंद्र सिंह के रिश्तेदारों की आपूर्ति एजेंसी, ग्राम प्रधान और शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी शामिल थे। बयान की भाषा सादी थी, पर हर पंक्ति में साहस था। राघव ने लिखा था कि गरीब बच्चों की थाली से चोरी करना मंदिर की आरती से दीपक चुराने जैसा है। अनन्या ने
वह वाक्य पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। यही आदमी कभी उसके लिए कहता था कि फाइल में आदमी दिखाई देना चाहिए। दूसरे दस्तावेज में अजीब बात थी। शिकायत के केवल 3 सप्ताह बाद राघव की अस्थायी नियुक्ति समाप्त कर दी गई थी। कारण लिखा था अनुशासनहीनता, वरिष्ठों से दुर्व्यवहार और स्थानीय शांति भंग करना। अनन्या ने पन्ना पलटा। कोई ठोस प्रमाण नहीं था, केवल अधिकारियों के सामान्य वाक्य थे, जैसे सरकारी भाषा में किसी जीवित मनुष्य को मिटाने के लिए पर्याप्त होते हैं। नीचे देवेंद्र सिंह के प्रभाव वाले प्रबंधन समिति के हस्ताक्षर थे। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया, इसी समय उसके पास राघव के पैसा लेने की तस्वीर पहुंची थी। संयोग अब संयोग नहीं लग रहा था। उसने अपने विश्वस्त लिपिक अरुण को बुलाया और कहा कि पुराने डाक रजिस्टर, बंगले के प्रवेश रजिस्टर और उसके प्रशिक्षण काल की निजी डाक से जुड़े रिकॉर्ड भी निकाले जाएं। अरुण ने संकोच से कहा, मैडम, इतने पुराने कागज मिलना मुश्किल होगा। अनन्या ने उसकी ओर देखा। मुश्किल काम के लिए ही कुर्सी दी जाती है, उसने कहा। वह आवाज अधिकारी की थी, पर भीतर की बेचैनी पत्नी की थी, जिसने देर से सही पर सुनवाई शुरू की थी। उसे डर था कि कहीं सच उसके अनुमान से भी अधिक निर्दयी न निकले। दोपहर होते होते मीरा का संदेश आया। वह अनन्या से अकेले मिलना चाहती थी। अनन्या ने उसे सरकारी कार्यालय में नहीं, बल्कि पुराने पुस्तकालय के पीछे वाले शांत बगीचे में बुलाया, जहां गुलमोहर के पेड़ सूखे फूल गिरा रहे थे। मीरा बिना गाड़ी के आई, साधारण दुपट्टे में चेहरा आधा छिपाए। वह बड़े घर की बेटी थी, पर उसकी चाल में कैद पक्षी की घबराहट थी। बैठते ही उसने कहा, मैडम, अगर पापा को पता चल गया तो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अनन्या ने उत्तर दिया, सच बोलने वालों को हमेशा पहले घर से ही डर लगता है। मीरा ने धीरे धीरे बताया कि राघव उसके घर में काम करने नहीं, पहले मदद मांगने आया था। उसकी मां बीमार थीं, नौकरी छिन चुकी थी और वह शिक्षा घोटाले के कागज लेकर देवेंद्र सिंह से जवाब चाहता था। देवेंद्र ने उसे धमकाया, फिर बदनाम किया। बाद में जब राघव को कहीं काम नहीं मिला तो उसी कैटरर ने उसे शादी ब्याह में मजदूरी दी, जो देवेंद्र के कार्यक्रमों में काम करता था। मीरा ने कहा, भैया ने कभी भीख नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि झूठा आरोप हटवा दीजिए। पापा ने हंसकर कहा, गरीब आदमी की सच्चाई किस काम की? अनन्या की सांस भारी हो गई। उसने पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? मीरा ने बैग से एक पुरानी प्लास्टिक फाइल निकाली। उसमें पीले पड़े लिफाफे थे, जिन पर अनन्या का नाम लिखा था। अक्षर राघव के थे, साफ, संयत और थोड़े झुके हुए। मीरा बोली, ये चिट्ठियां भैया ने कई बार आपके घर और दफ्तर भेजी। पापा के आदमी सब पकड़ लेते थे। कुछ आपके पिताजी तक पहुंची, कुछ हमारे यहां सबूत की तरह रखी गईं। मुझे नौकरानी ने दी। मैं तब छोटी थी, पर समझ गई थी कि कोई सच छिपाया जा रहा है। अनन्या ने कांपते हाथ से पहला लिफाफा खोला। उसमें लिखा था कि राघव ने कोई रिश्वत नहीं ली। वह पैसा उस मजदूर रामदीन ने लौटाया था, जिसकी बेटी के इलाज के लिए उसने सहायता की थी। उसने लिखा था कि तस्वीर को गलत तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने यह भी लिखा था कि वह अनन्या से केवल एक बार मिलना चाहता है, ताकि वह उसकी आंखों में देखकर निर्णय करे। पत्र के अंत में कोई विनती नहीं थी, केवल एक पंक्ति थी, यदि तुम विश्वास नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बांधकर नहीं रखूंगा, पर झूठ को सत्य मत मानना। दूसरा पत्र उससे भी अधिक कठिन था। उसमें राघव ने लिखा था कि उसके पिता विक्रम मिश्रा किसी पुराने मुकदमे में भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और राघव ने शारदा देवी की बची हुई जमीन गिरवी रखकर उनकी देनदारी चुकाने में मदद की थी। उसने लिखा था कि उसने यह बात अनन्या को इसलिए नहीं बताई क्योंकि सहायता को एहसान बनते देर नहीं लगती। अनन्या के हाथ से पत्र लगभग छूट गया। उसे याद आया, पिता ने उस समय कहा था कि मामला अपने प्रभाव से सुलझा लिया गया। वह प्रभाव नहीं, राघव की मिट्टी थी, जिसे चुपचाप बेच दिया गया था। मीरा ने तीसरा कागज निकाला। वह एक बैंक रसीद की प्रति थी, जिसमें शारदा देवी के नाम की जमीन गिरवी रखने पर मिली रकम विक्रम मिश्रा के एक पुराने खाते में जमा दिखाई गई थी। अनन्या ने तारीख देखी, वही महीना जब उसके घर में राघव को लालची कहकर अपमानित किया जा रहा था।
उसके भीतर अचानक उल्टी सी उठी। मनुष्य जब सत्य से टकराता है तो पहले आत्मा नहीं, शरीर प्रतिक्रिया करता है। उसे लगा कि जमीन पैरों के नीचे से हट गई है। उसके पिता की आवाज, मां के आंसू, रिश्तेदारों की सलाह, सब एक विशाल झूठ की दीवार बनकर उसके सामने खड़े थे। मीरा ने कहा, भैया ने मुझे ये सब दिखाए नहीं थे। वह किसी को दोष नहीं देना चाहते, पर मैंने सुना था जब वह पापा से कह रहे थे कि मैडम तक एक पत्र पहुंचा दीजिए। मैं बस सुनवाई चाहता हूं। वह रुक गई, फिर बोली, पापा ने कहा था जिसकी पत्नी अफसर हो जाए उसे अपनी औकात समझनी चाहिए। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। औकात शब्द फिर वही चाकू बन गया। उसने सोचा, यह शब्द किस मिट्टी से बनता है कि हर अमीर की जीभ पर इतना सहज आ जाता है और हर गरीब के सीने में जाकर जड़ पकड़ लेता है। अनन्या ने उसी शाम अपने पुराने घर जाने का निर्णय लिया। विक्रम मिश्रा अब भी उसी बड़े मकान में रहते थे, जहां दीवारों पर पूर्वजों की तस्वीरें और पुस्तकों की अलमारियां परिवार की प्रतिष्ठा का प्रमाण देती थीं। सावित्री ने बेटी को अचानक देखकर खुशी जताई, पर अनन्या की आंखों की कठोरता देखकर उनका स्वर धीमा पड़ गया। विक्रम बैठक में अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा, इतनी अचानक, सब ठीक है? अनन्या ने मेज पर पत्र, बैंक रसीद और पुरानी तस्वीर रख दी। कमरे की हवा जैसे तुरंत भारी हो गई। सत्य को सामने रख देने से पहले लोग अक्सर पानी मांगते हैं, पर अनन्या ने कुछ नहीं मांगा। विक्रम ने कागजों पर नजर डाली और चेहरा सख्त कर लिया। पुरानी बातों को कुरेदने से क्या मिलेगा? उन्होंने कहा। अनन्या ने पहली बार पिता की आंखों में बेटी नहीं, न्यायिक अधिकारी की तरह देखा। सच मिलेगा, उसने कहा। सावित्री रोने लगीं। बेटी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी भलाई के लिए किया। अनन्या ने उनकी ओर मुड़कर कहा, किसी निर्दोष आदमी को चोर बनाकर, उसके पत्र जलाकर, उसकी मां की जमीन से अपना कर्ज चुकाकर। सावित्री का रोना रुक गया। कभी कभी आरोप इतना सत्य होता है कि आंसू भी अभिनय जारी नहीं रख पाते। विक्रम ने गुस्से में कहा, हां, मैंने पत्र रोके क्योंकि वह लड़का तुम्हें नीचे खींच रहा था। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अनन्या ने धीमे स्वर में पूछा, और उसकी जिंदगी? वह बर्बाद होने के लिए पैदा हुआ था? विक्रम ने उत्तर नहीं दिया। उनकी चुप्पी में सदियों का विशेषाधिकार था। उन्हें सचमुच लगता था कि बेटी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक गरीब दामाद का अपमान छोटा मूल्य है। अनन्या ने कहा, आपने मुझे अधिकारी बनाया, पर मनुष्य होना छीन लिया। यह वाक्य सुनकर विक्रम की आंखों में पहली बार चोट आई, पर पश्चाताप अभी भी दूर था। उस रात अनन्या अपने पुराने कमरे में गई। अलमारी के एक कोने में उसे वह दराज मिली जिसमें कभी राघव का पहला पत्र रखा था। दराज खाली थी, पर उसमें कागज की हल्की गंध अब भी थी। उसे लगा जैसे स्मृति भी कभी कभी वस्तुओं में शरण ले लेती है। वह फर्श पर बैठ गई और बहुत देर तक रोती रही। यह रोना राघव को वापस पाने के लिए नहीं था। यह उस स्त्री के लिए था जिसने अपने ही प्रेम की हत्या में हस्ताक्षर किए और फिर वर्षों तक स्वयं को निर्दोष मानती रही। आत्मज्ञान कभी प्रकाश नहीं, कई बार आग होता है। अगली सुबह वह बिना सूचना दिए राघव के किराए के मकान पर पहुंची। शहर के किनारे बसी वह बस्ती सरकारी नक्शों में शायद केवल अनधिकृत आबादी कहलाती थी, पर वहां बच्चों की हंसी, चूल्हों का धुआं, टूटी छतों पर सूखते कपड़े और जीवन की जिद थी। राघव का कमरा बहुत छोटा था। बाहर तुलसी का गमला रखा था जिसकी मिट्टी सूखी नहीं थी। दरवाजा शारदा देवी ने खोला। वे पहले से अधिक दुबली थीं, बाल सफेद, आंखें धंसी हुई, पर पहचान की रोशनी एक क्षण में चमक उठी। उनके होंठ कांपे। अनु बिटिया। अनन्या उनके पैरों पर झुक गई। यह झुकना औपचारिक प्रणाम नहीं था, एक टूटे हुए अहंकार का भूमि से मिलना था। शारदा देवी घबरा गईं। अरे अधिकारी बिटिया, ऐसा क्यों? अनन्या ने रोते हुए कहा, अम्मा, मुझे अधिकारी मत कहिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उस हाथ में बीमारी की कमजोरी थी, पर करुणा की शक्ति अब भी वैसी ही थी। उन्होंने कहा, पाप वही है जिसे आदमी पहचानकर भी न बदले। रोने से मन हल्का होता है, पर कर्म बदलने से आत्मा हल्की होती है। कमरे के भीतर
राघव बैठा दवा की पर्चियां देख रहा था। उसने अनन्या को देखा तो उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। आप यहां क्यों आई हैं? उसने पूछा। शारदा देवी ने डांटा। बेटा, अतिथि से ऐसे नहीं बोलते। राघव ने मां की ओर देखा, फिर चुप हो गया। अनन्या ने पत्र उसके सामने रखे। मुझे सब पता चल गया, उसने कहा। राघव ने उन्हें देखा, पर छुआ नहीं। बहुत देर से, उसने कहा। यह केवल शिकायत नहीं थी, यह समय का फैसला था। अनन्या ने सिर झुका लिया। देर सचमुच बहुत हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे तुमसे क्षमा मांगनी है। राघव ने धीमे से उत्तर दिया। क्षमा शब्द आसान है, उससे नौकरी वापस नहीं आती, अम्मा की जमीन वापस नहीं आती, अदालत का दिन वापस नहीं आता। अनन्या ने कहा, मैं जानती हूं। राघव ने पहली बार तेज स्वर में कहा, नहीं, आप नहीं जानती। जिस रात आप बंगले में व्यस्त थीं, मैं गेट पर 3 घंटे खड़ा था। जिस दिन आपने तलाक पर हस्ताक्षर किए, अम्मा ने घर लौटकर चूल्हा नहीं जलाया। जिस जमीन पर मेरे पिता की याद थी, वह आपके घर की इज्जत में चली गई। यह सब जानना फाइल पढ़ने से नहीं आता। अनन्या ने कोई बचाव नहीं किया। उसने केवल कहा, मुझे दंड चाहिए तो दीजिए, पर मुझे सच ठीक करने दीजिए। राघव ने थकी हुई हौंसी हौंसी। सच कोई टूटी कुर्सी नहीं है जिसे मरम्मत कर देंगे। सच जब दबता है तो कई जीवन नीचे दब जाते हैं। फिर वह शांत होकर बोला, अगर आप सचमुच कुछ करना चाहती हैं तो मेरे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए कीजिए जिनकी थाली लूटी गई। उन मजदूरों के लिए कीजिए जिनसे रात भर काम लेकर आधी मजदूरी दी जाती है। मुझे दया नहीं चाहिए। अनन्या ने पहली बार समझा कि प्रायश्चित की राह व्यक्ति से समाज तक जाती है। शारदा देवी ने बीच में कहा, राघव, पत्थर मत बन, लड़की गलती मान रही है। राघव की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू रोक लिए। अम्मा, पत्थर मैं नहीं बना, हालात ने बना दिया। अगर मैं हर बार पिघल जाऊंगा तो लोग मुझे फिर ढाल लेंगे। शारदा देवी चुप हो गईं। अनन्या ने देखा, मां और बेटे दोनों उसे बचा भी रहे थे और उससे दूर भी रख रहे थे। यह दूरी उचित थी। प्रेम का पुराना अधिकार टूट चुका था। अब जो कुछ हो सकता था वह केवल सत्य, सम्मान और धीमे विश्वास की भूमि पर हो सकता था। अनन्या उठी तो शारदा देवी ने उसे थोड़ा प्रसाद दिया। भगवान कृष्ण सब देखते हैं, उन्होंने कहा, पर वे तुरंत दंड नहीं देते। पहले मनुष्य को मौका देते हैं कि वह खुद अपना चेहरा देख ले। यह सुनकर अनन्या की आंखें फिर भर दुखे आईं। बाहर निकलते समय उसने तुलसी में पानी डाला। यह छोटा कर्म था, पर उसके भीतर एक संकल्प बन गया। वह अब राघव को वापस पाने की जल्दी में नहीं थी। उसे पहले वह संसार ठीक करना था जिसने राघव जैसे आदमी को झूठा, गरीब और अदृश्य बना दिया था। कार्यालय लौटकर उसने बंद कमरे में विशेष बैठक बुलाई। शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, आपूर्ति अधिकारी और पुलिस प्रतिनिधि को तत्काल उपस्थित होने का आदेश किया। उसने देवेंद्र सिंह की एजेंसियों, कैटरिंग कंपनियों, स्कूल आपूर्ति ठेकों और मजदूर भुगतान रजिस्टर की संयुक्त जांच शुरू की। फाइलों में कई नकली हस्ताक्षर, फर्जी बिल, मृत व्यक्तियों के नाम पर भुगतान और आधी मजदूरी के प्रमाण मिले। हर नए प्रमाण के साथ अनन्या के भीतर पछतावा न्याय में बदलने लगा। उसे लगा कि राघव की पीड़ा अकेली नहीं थी, वह एक पूरी व्यवस्था का चेहरा थी जिसे सभ्य लोग समारोहों की रोशनी से ढोंक देते हैं। शाम तक देवेंद्र सिंह का फोन आया। पहले उन्होंने विनम्रता से पूछा, मैडम, कोई गलतफहमी हो गई क्या? अनन्या ने कहा, गलतफहमी नहीं, रिकॉर्ड खुला है। फिर उनका स्वर बदला, राजनीति समझिए, कल आपको भी आगे बढ़ना है। अनन्या ने उत्तर दिया, मैं आगे बढ़ते बढ़ते बहुत पीछे छूट गई थी, अब रुककर देख रही हूं। फोन के उस पार चुप्पी थी। देवेंद्र समझ गया कि बात अब केवल प्रशासनिक नहीं रही। जिसने अपने भीतर का झूठ पहचान लिया हो, उसे बाहरी धमकियों से डराना कठिन हो जाता है। रात को अनन्या ने सभी पत्र फिर पढ़े। हर पत्र एक दर्पण था। वह राघव का प्रेम नहीं, उसका धैर्य, उसका आत्मसम्मान और उसकी टूटन पढ़ रही थी। उसने आखिरी पत्र पर हाथ रखा जिसमें उसने लिखा था, मैं तुम्हें दोष देकर छोटा नहीं करना चाहता,
पर अगर कभी तुम्हें सच दिखे तो उसे दूसरों की सुविधा के लिए फिर मत छिपाना। अनन्या ने धीरे से दीपक जलाया। बाहर हवा चल रही थी। भीतर वह पहली बार सचमुच जागी हुई थी। अब अगला कदम आसान नहीं था, क्योंकि सच केवल निजी क्षमा नहीं मांगता, वह सार्वजनिक साहस मांगता है। अगले दिन शहर में देवेंद्र सिंह के छोटे बेटे की सगाई के बहाने फिर एक बड़ा समारोह रखा गया था। वही लॉन, वही रोशनियां, वही फूलों की सजावट, पर इस बार हवा में अनजानी बेचैनी थी। शिक्षा विभाग की फाइलें खुल चुकी थीं, मजदूरों के बयान दर्ज होने लगे थे और कुछ कर्मचारियों ने डरते डरते वे रजिस्टर दिखा दिए थे, जिनमें आधी मजदूरी को पूरा भुगतान लिखा गया था। देवेंद्र सिंह को शायद समाचार मिल चुका था, इसलिए उनके स्वागत की मुस्कान पहले जैसी चौड़ी थी, पर आंखों के कोनों में भय का महीन पसीना चमक रहा था। अनन्या वहां अतिथि बनकर नहीं, अधिकारी बनकर पहुंची थी। फिर भी उसने कोई दिखावटी कठोरता नहीं ओढ़ी। उसने साधारण सूती साड़ी पहनी थी, बाल बांधे थे और चेहरे पर वह शांत संकल्प था जो बहुत रो लेने के बाद जन्म लेता है। उसके साथ राजस्व निरीक्षक, श्रम अधिकारी और 2 महिला कांस्टेबल दूर खड़े थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह औपचारिक उपस्थिति है या किसी तूफान से पहले की चुप्पी। कमला मौसी भी आई थीं, पर आज उन्होंने अनन्या से बात करने से पहले ही अपनी जीभ पर पहरा बैठा लिया था। राघव भी वहां था, वही वर्दी, वही स्टील की ट्रे, पर आज उसकी आंखें बार बार अनन्या की ओर उठकर फिर झुक जाती थीं। उसे शायद अंदेशा था कि कुछ होने वाला है। अनन्या ने उसकी ओर जाकर बात नहीं की। अब वह समझ चुकी थी कि निजी संबंध की बेचैनी को सार्वजनिक न्याय के रास्ते में नहीं रखना चाहिए। उसने केवल दूर से इतना देखा कि राघव ने अपनी मां के लिए लाया छोटा दवा का पैकेट कैटरर के बैग में छिपाकर रखा। उस क्षण उसे याद आया कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां कई बार दवा की छोटी पुड़िया से शुरू होती हैं। मीरा धीरे से अनन्या के पास आई और बिना आंख उठाए बोली, मैडम, पापा ने आज कुछ कागज हटवाने को कहा है। पुराने गोदाम में लोग गए हैं। अनन्या ने उसकी ओर देखा। लड़की कांप रही थी, पर भागी नहीं। यही साहस था। अनन्या ने अपने सहायक को संकेत किया। तुरंत एक टीम पीछे के हिस्से की ओर चली गई, जहां सजावट के पर्दों के पीछे माल, रजिस्टर और कैटरिंग का हिसाब रखा था। देवेंद्र सिंह दूर से यह सब देख रहे थे। उनकी मुस्कान अब चेहरे पर चिपकी हुई लग रही थी, जैसे गर्मी में मोम की मूर्ति टिकाने की कोशिश हो। सगाई की रस्म शुरू होने वाली थी। पंडित ने मंत्र खोले, कैमरे तैयार हुए और मंच पर परिवार जमा होने लगा। तभी पीछे से श्रम अधिकारी लौटे। उनके हाथ में 3 रजिस्टर, कुछ खाली हस्ताक्षरित भुगतान पर्चियां और मजदूरों के पहचान पत्रों की प्रतियां थीं। अनन्या ने पन्ने पलटे। कई नामों के आगे मजदूरी पूरी लिखी थी, पर वहीं खड़े मजदूरों ने बताया कि उन्हें आधे से भी कम पैसा मिला। कुछ नाम उन लोगों के थे जो महीनों पहले गांव लौट चुके थे। एक पन्ने पर राघव यादव का नाम भी था। भुगतान पूरा दिखाया गया था, जबकि उसने कई रातों की मजदूरी उधार में छोड़ी थी। अनन्या ने देवेंद्र सिंह को बुलवाया। वे हंसते हुए आए, जैसे कोई छोटी प्रशासनिक भूल तुरंत सुधार देंगे। मैडम, शादी ब्याह में कागजी गड़बड़ी हो जाती है, उन्होंने कहा। अनन्या ने रजिस्टर उनके सामने रखा। गरीब की मजदूरी कागजी गड़बड़ी नहीं होती, उसने शांत स्वर में कहा। आसपास लोग रुकने लगे। देवेंद्र ने धीमे से कहा, बात अलग से कर लेते हैं, यहां परिवार की इज्जत है। अनन्या ने पहली बार स्पष्ट उत्तर दिया, इज्जत वही खोता है जो दूसरों की रोटी और सम्मान खाता है। जांच यहीं शुरू होगी, क्योंकि अन्याय भी यहीं हो रहा है। मंडप में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग मोबाइल निकालने लगे, कुछ ने तुरंत जेब में रख लिए, क्योंकि सत्ता की दिशा अभी स्पष्ट नहीं थी। देवेंद्र सिंह का बड़ा भाई आगे आया और बोला, मैडम, आप हमारी बिरादरी की बेटी जैसी हैं। मेहमानों के सामने यह अपमान क्यों? अनन्या ने उसकी ओर देखा। मैं किसी बिरादरी की बेटी होने से पहले इस जिले की अधिकारी हूं, और अधिकारी होने से पहले मनुष्य हूं। उसके शब्दों में कोई चीख नहीं थी, पर वही स्थिरता लोगों को अधिक डरा रही थी। वर्षों की चुप्पी जब बोलती है तो आवाज कम और असर गहरा होता है। तभी राघव आगे आया।
उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैडम, यह सब मेरे कारण मत कीजिए। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, अपने लिए नहीं, शायद उन मजदूरों के लिए जिनकी अगले दिन की मजदूरी बंद हो सकती थी। वह बोली, ये तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे कहे हुए सत्य के कारण हो रहा है। तुमने कहा था, मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए कीजिए जिनकी आवाज नहीं है। राघव चुप हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार कोई हल्की सी थरथराहट आई, मानो उसे अपने ही शब्दों की वापसी का भार महसूस हुआ हो। देवेंद्र सिंह अब विनम्रता छोड़ चुके थे। वे अनन्या के करीब आकर बहुत धीमे बोले, आपको पता है, आपके पिता मेरे अच्छे परिचित हैं। राजनीति और प्रशासन साथ चलते हैं। एक वेटर के लिए अपना करियर मत बिगाड़िए। यह सुनते ही अनन्या के भीतर वर्षों का अंधेरा एक जगह इकट्ठा हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, जिस आदमी को आप वेटर कहकर छोटा कर रहे हैं, वही इस घोटाले का पहला गवाह था। और जिस करियर को बचाने के नाम पर सच दबाया गया, वही करियर आज सच बोलने के काम आएगा। मंडप अचानक सन्नाटे में डूब गया। अनन्या ने अपने सहायक से कहा कि मौके पर उपस्थित सभी मजदूरों के बयान वीडियो रिकॉर्ड किए जाएं। महिला कांस्टेबल ने पर्दे के पीछे काम कर रही लड़कियों को बुलाया, जिनसे रात भर बर्तन धुलवाए जाते थे और सुबह बचा खाना मजदूरी समझकर दे दिया जाता था। एक बूढ़े हलवाई ने रोते हुए बताया कि उसकी टीम के नाम पर भुगतान पूरा निकलता है, पर बीच में दलाल आधा ले जाते हैं। एक किशोर ने कहा कि उसकी उम्र 18 लिखी गई है, जबकि वह 15 का भी नहीं। मंत्रों की जगह अब सच के टूटते हुए वाक्य हवा में भर रहे थे। मीरा मंच के पास खड़ी कांप रही थी। देवेंद्र ने उसे घूरा, पर वह पहली बार पीछे नहीं हटी। उसने आगे बढ़कर कहा, रजिस्टर मेरे कमरे के पीछे वाले स्टोर से निकाले गए हैं। पापा ने आज सुबह इन्हें जलाने को कहा था। यह सुनकर देवेंद्र सिंह की पत्नी ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर मीरा ने छुड़ा लिया। मां, चुप रहने से घर नहीं बचता, उसने कहा। उस लड़की की आवाज में वर्षों की कैद टूट रही थी। अनन्या ने उसे देखा और सोचा, हर पीढ़ी को अपने घर के झूठ से एक दिन सामना करना पड़ता है, तभी समाज थोड़ा बदलता है। देवेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा, यह लड़की नादान है, इसे कुछ नहीं पता। अनन्या ने कहा, नादान वे होते हैं जो समझते हैं कि गरीब हमेशा डरता रहेगा। उसने पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया कि दस्तावेज जब्त किए जाएं और प्राथमिक रिपोर्ट तत्काल दर्ज की जाए। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ रिश्तेदार बाहर निकलने लगे, कुछ ने देवेंद्र से दूरी बनानी शुरू कर दी। वही लोग जो कल तक उनके चरण छूते थे, आज उनके पास खड़े दिखाई देने से डर रहे थे। सत्ता की मित्रता भी बाजार की छतरी जैसी होती है। धूप तेज हुई नहीं कि सब अपनी छाया खोजने लगते हैं। राघव ने यह सब देखते हुए अपनी ट्रे नीचे रख दी। उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। शायद न्याय का दृश्य भी पीड़ित को तुरंत प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि वह केवल भविष्य बचाता है, अतीत नहीं लौटाता। अनन्या उसके पास गई और बहुत धीमे बोली, तुम्हारी पुरानी शिकायत भी फिर खुलेगी। राघव ने कहा, मेरी शिकायत से पहले उन बच्चों का हिसाब खोलिए जिनके दूध में पानी नहीं, चोरी मिलाई गई थी। अनन्या ने सिर झुका दिया। वह समझ गई कि राघव अपने दुख से बड़ा है और शायद इसी कारण उसका दुख इतना गहरा है। तभी शिक्षा अधिकारी ने एक और फाइल दिखाई। उसमें उन स्कूलों के बिल थे जहां कभी वास्तविक आपूर्ति पहुंची ही नहीं थी। हस्ताक्षर नकली थे, मुहरें असली थीं और रकम देवेंद्र के रिश्तेदारों की कंपनी तक गई थी। अनन्या ने आदेश दिया कि संबंधित गोदाम सील किए जाएं। देवेंद्र ने अंतिम प्रयास किया, मैडम, चुनाव आने वाले हैं, आप समझदार हैं, ऊपर तक बात जाएगी। अनन्या ने उत्तर दिया, भूखे बच्चे की थाली से ऊपर कोई पद नहीं होता। यह वाक्य सुनकर कुछ मजदूरों की आंखों में पहली बार आश्चर्य चमका। उन्हें शायद विश्वास नहीं था कि कोई अधिकारी उनके लिए इस भाषा में बोलेगा। समारोह अब समारोह नहीं रहा था। मंच पर सगाई की थाली पड़ी थी, अंगूठियां अब भी डिब्बे में थीं और पंडित चुपचाप आसन समेट रहा था। दूल्हे का परिवार असमंजस में था। देवेंद्र सिंह की पत्नी रोने लगी, पर उनके आंसू घर की प्रतिष्ठा के लिए थे, उन मजदूरों के लिए नहीं जिनकी मेहनत खाई गई थी। अनन्या ने उन्हें देखा और अपनी मां की याद आई।
स्त्रियां कई बार पितृसत्ता की कैद में रहते रहते उसके पहरेदार बन जाती हैं। वे अन्याय नहीं रचती, पर उसे बचाने में जीवन लगा देती हैं, क्योंकि वही उनका घर कहलाता है। कमला मौसी धीरे से अनन्या के पास आईं। उनके चेहरे पर भय और लज्जा मिला हुआ था। उन्होंने कहा, बिटिया, कल मैंने जो कहा था। अनन्या ने उन्हें रोक दिया। मौसी, बात मेरी नहीं। अगली बार किसी गरीब को देखकर भगवान का न्याय मत कहिए। कभी कभी वह हमारे पापों का परिणाम होता है। कमला ने सिर झुका लिया। यह छोटा दृश्य था, पर अनन्या जानती थी कि सामाजिक परिवर्तन ऐसे ही छोटे छोटे लज्जा के क्षणों से शुरू होता है। जब तक अपमान करने वालों को शर्म न आए, न्याय केवल कागज पर रहता है। पुलिस दस्तावेज लेकर बाहर जा रही थी कि देवेंद्र सिंह ने अचानक राघव को घूरते हुए कहा, तूने खेल किया है। मैंने तुझे काम दिया और तूने नमक हरामी की। राघव ने पहली बार सीधा उत्तर दिया, नमक वही हराम करता है जो मजदूर की थाली से खाता है। साहब, मैंने तो बस अपनी मां की दवा के लिए काम किया। उसकी आवाज कांपी नहीं। भीड़ में कुछ लोगों ने सिर उठाकर उसे देखा। कल तक वह वेटर था, आज वह गवाह था, और गवाह होना गरीब आदमी के लिए केवल कानूनी भूमिका नहीं, आत्मा की वापसी होती है। देवेंद्र ने उसे थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, पर अनन्या बीच में आ गई। उसका स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। हाथ नीचे कीजिए, अब हर हरकत रिकॉर्ड में जाएगी। देवेंद्र का हाथ हवा में ही रुक गया। वह दृश्य किसी पौराणिक कथा जैसा लगा, जहां वर्षों तक चुप खड़ी शक्ति अचानक अन्याय और पीड़ित के बीच आ खड़ी होती है। राघव ने अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में धन्यवाद नहीं था, क्योंकि वह अभी भी दूरी बचाए हुए था, पर उनमें पहली बार यह स्वीकार था कि वह आज सचमुच उसके सामने नहीं, सत्य के साथ खड़ी है। जांच की कार्यवाही देर रात तक चली। मजदूरों को वहीं बैठाकर भोजन कराया गया, पर इस बार बचा हुआ नहीं, उसी पंक्ति का ताजा खाना। अनन्या ने स्वयं देखा कि बच्चों को भी प्लेट मिले। यह दृश्य छोटा था, फिर भी उसके भीतर कुछ टूटकर शांत हुआ। राघव दूर खड़ा था। उसने खाना नहीं लिया। जब अनन्या ने पूछा तो उसने कहा, आदत है, पहले सबको खिला दूं। अनन्या को याद आया, वह विवाह के दिनों में भी ऐसा ही करता था। कुछ आदतें गरीबी की नहीं, संस्कार की होती हैं, बस समाज उन्हें देर से पहचानता है। मीडिया की खबर फैल चुकी थी, पर अनन्या ने कोई बयानबाजी नहीं की। उसने केवल इतना कहा कि शिक्षा आपूर्ति और श्रम भुगतान की जांच नियमानुसार होगी। भीतर वह जानती थी कि यह लड़ाई लंबी होगी। फोन आएंगे, दबाव आएगा, पिता नाराज होंगे, वरिष्ठ पूछेंगे कि समारोह में कार्रवाई क्यों हुई। पर आज उसके भीतर भय की जगह एक अजीब शांति थी। उसने सोचा, जब मनुष्य अपने अपराध को पहचानकर सही दिशा में पहला कदम रखता है, तब रास्ता कठिन रहता है, पर पांव कांपना बंद कर देते हैं। रात के अंत में मीरा ने अनन्या के पैरों को छूना चाहा। अनन्या ने उसे रोककर गले लगा लिया। अब तुम्हें डर लगेगा, उसने कहा। मीरा बोली, लग रहा है, पर पहली बार सांस भी आ रही है। यह उत्तर सुनकर अनन्या मुस्कुरा भी नहीं सकी, क्योंकि उसे अपने ही जीवन की प्रतिध्वनि सुनाई दी। सच बोलना अक्सर खुशी नहीं देता, पहले सांस देता है। और जिन घरों में झूठ की दीवारें बहुत ऊंची हों, वहां सांस लेना भी क्रांति बन जाता है। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर वे पराजय के आंसू नहीं थे। राघव जाने लगा तो अनन्या ने उसे पुकारा। वह रुका, पर मुड़ा नहीं। अनन्या ने कहा, आज की कार्यवाही में तुम्हारा बयान जरूरी होगा, पर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। राघव ने धीरे से कहा, मैं बयान दूंगा। डरकर बहुत जी लिया। फिर वह कुछ पल चुप रहा। लेकिन इसे हमारे अतीत का फैसला मत समझिए, यह सिर्फ सच का काम है। अनन्या ने सिर हिलाया। मैं जानती हूं, उसने कहा। वह सचमुच जानती थी कि न्याय प्रेम की वापसी की रसीद नहीं होता, वह केवल आत्मा को झूठ से मुक्त करने की शुरुआत है। घर लौटते समय गाड़ी की खिड़की से अनन्या ने शहर को देखा। सड़क किनारे चाय वाले ने अंगीठी बुझाई, रिक्शे वाला अपनी गाड़ी पर सो गया, और मंदिर से देर रात की आरती की कमजोर आवाज आ रही थी। उसे लगा कि कर्म कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे निर्णयों का जमा हुआ परिणाम है। उसने कभी चुप रहकर गलत किया था,
आज उसने बोलकर केवल शुरुआत की थी, पर हर शुरुआत में प्रायश्चित का एक दीप जलता है। वह दीप छोटा था, पर पहली बार उसे लगा कि अंधेरा पूर्ण नहीं है। बंगले पहुंचकर उसने पिता का मिस्ड कॉल देखा। कई संदेश थे। तुरंत बात करो, तुमने समझदारी खो दी है। देवेंद्र हमारे पुराने परिचित हैं। अनन्या ने फोन बंद कर दिया। आज वह किसी की बेटी बनकर नहीं, अपने विवेक की उत्तराधिकारी बनकर जीना चाहती थी। मेज पर राघव के पत्र अब भी रखे थे। उसने उन्हें फिर से छुआ और धीरे से कहा, मैंने देर की, पर अब फिर नहीं छिपाऊंगी। बाहर रात समाप्त हो रही थी। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी थी, जैसे कोई लंबा कर्मफल अब न्याय की सुबह में बदलने लगा हो। 3 महीने बाद प्रयागराज की हवा में गर्मी लौट आई थी, पर अनन्या के भीतर की तू बदल चुकी थी। देवेंद्र सिंह के विरुद्ध जांच अब केवल फाइलों में नहीं, अदालत और समाचारों में पहुंच चुकी थी। शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी निलंबित हुए। मजदूरों के बकाया भुगतान की सूची बनी, और जिन स्कूलों में बच्चों की थाली खाली रहती थी, वहां पहली बार वास्तविक निरीक्षण हुआ। लोग कहते थे कि मैडम बहुत कठोर हो गई हैं। अनन्या यह सुनकर चुप रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह कठोर नहीं, देर से ईमानदार हुई है। राघव ने बयान दिया था, अदालत में नहीं, पहले मजिस्ट्रेटी जांच के सामने, फिर पुलिस के कक्ष में, जहां पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और बाहर मजदूर कतार में बैठे थे। उसने किसी पर निजी क्रोध नहीं डाला। उसने केवल तारीखें, घटनाएं, नाम और दस्तावेज बताए। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे व्यक्तिगत नुकसान हुआ, तो वह कुछ देर चुप रहा और बोला, नुकसान का हिसाब कागज पर पूरा नहीं आता। अनन्या उस कमरे में उपस्थित नहीं थी, पर बयान पढ़ते समय उसकी उंगलियां कांप उठीं। शारदा देवी की तबीयत अब भी कमजोर थी, पर सरकारी अस्पताल में उनका इलाज नियमित होने लगा था। अनन्या ने अपनी निजी क्षमता से मदद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि राघव दया नहीं, अधिकार चाहता है। उसने अस्पताल के पुराने लंबित मामलों की समीक्षा करवाई और बुजुर्ग रोगियों के लिए दवा वितरण व्यवस्था सुधरवाई। शारदा देवी को जो दवा मिली, वह किसी एहसान की पुड़िया नहीं, व्यवस्था का हिस्सा थी। फिर भी जब अनन्या उनसे मिलने गई, बूढ़ी मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बिटिया, सेवा जब न्याय बन जाए तभी सच्ची होती है। राघव वहां बैठा था, पर उसने उस दिन विरोध नहीं किया। उसके और अनन्या के बीच अब भी दूरी थी, पर उसमें पहले जैसी ठंडक नहीं थी। वह मां के पैर दबा रहा था और अनन्या फर्श पर चुप बैठी थी। शारदा देवी ने हंसकर कहा, तुम दोनों ऐसे बैठे हो जैसे पंचायत में फैसला होना है। अनन्या की आंखें भीग गईं। राघव ने पहली बार हल्की मुस्कान की, पर तुरंत चेहरा फेर लिया। कुछ मुस्कानें क्षमा नहीं होती, केवल यह प्रमाण होती हैं कि मनुष्य पूरी तरह पत्थर नहीं बना। विक्रम मिश्रा से अनन्या की दूरी बढ़ गई थी। वे कई बार कह चुके थे कि उसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक शाम वह स्वयं उसके बंगले आए। उनकी चाल में पहले वाला आत्मविश्वास था, पर आंखों में थकान भी। उन्होंने कहा, तुम्हें अंदाजा है लोग क्या कह रहे हैं? अनन्या ने शांत स्वर में पूछा। लोगों ने राघव के बारे में क्या कहा था? तब आपने पूछा था। विक्रम चुप रहे। वह पहली बार पिता को बूढ़ा देख रही थी। अपराध मनुष्य के चेहरे पर तुरंत नहीं आता, पर जब आता है तो उम्र से अधिक वजन लाता है। सावित्री भी साथ थीं। वे रोते हुए बोली, हमने डर में गलती की बेटी, समाज से डर लगा। अनन्या ने धीरे से कहा, मां, समाज कोई देवता नहीं है, वह हम सबके डर से बना हुआ एक बड़ा भूत है। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर अनन्या ने हाथ नहीं हटाया। वह अपनी मां से नफरत नहीं कर सकती थी, पर उनके आंसुओं को फिर से सत्य पर पर्दा बनने भी नहीं दे सकती थी। उसने कहा, मैं आपको क्षमा कर दूंगी, पर पहले आप शारदा अम्मा से क्षमा मांगिए। कमरे में भारी सन्नाटा फैल गया। कुछ दिन बाद वह दृश्य सचमुच घटा। विक्रम और सावित्री राघव के छोटे घर पहुंचे। गली के लोग आश्चर्य से देखते रहे कि शहर का प्रतिष्ठित वकील एक गरीब शिक्षक के दरवाजे पर खड़ा है। शारदा देवी ने दरवाजा खोला तो सावित्री फूटकर रो पड़ी। विक्रम ने बहुत एक से देखने धीमे कहा, बहन जी, मुझसे पाप हुआ। शारदा देवी ने कुछ पल उन्हें देखा। उनके चेहरे पर क्रोध की कोई रेखा नहीं थी,
पर जो शांति थी वह दंड से अधिक कठोर लगती थी। उन्होंने कहा, पाप मानना पहला कदम है बाबूजी, बाकी रास्ता कर्म से चलेगा। राघव भीतर से निकला। विक्रम ने उससे आंख मिलाने की कोशिश की पर न कर सके। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। राघव ने उत्तर दिया, आपने केवल मेरे साथ नहीं, अपनी बेटी के साथ भी किया। आपने उसे सच से डरना सिखाया। यह सुनकर विक्रम जैसे भीतर से हिल गए। अनन्या दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसे लगा, यही वह वाक्य था जिसे वर्षों पहले कोई कह देता तो शायद जीवन बच जाता। लेकिन सत्य अक्सर देर से बोलता है, क्योंकि पहले सबको अपने झूठ की कीमत चुकानी पड़ती है। राघव की नौकरी वापस करने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। पुराने पद समाप्त हो चुके थे, कागज अधूरे थे और अधिकारी अपनी गलती लिखित रूप में स्वीकारने से डरते थे। पर जांच समिति ने उसके विरुद्ध लगाए आरोप निराधार माने और उसे शिक्षा विभाग के सामुदायिक अध्ययन केंद्र में समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। वह कोई बड़ी कुर्सी नहीं थी, पर बच्चों से फिर जुड़ने का अवसर था। जिस दिन आदेश आया, शारदा देवी ने तुलसी में दीप जलाया। राघव ने कागज लंबे समय तक हाथ में पकड़े रखा, जैसे उसे भरोसा करने में भी सावधानी चाहिए थी। अनन्या ने उस दिन उसे बधाई देने का संदेश नहीं भेजा। वह चाहती तो भेज सकती थी, पर उसे लगा कि हर प्रसन्नता में अपनी उपस्थिति जोड़ना भी स्वार्थ हो सकता है। अगले सप्ताह उसने निरीक्षण के बहाने उस अध्ययन केंद्र का दौरा किया। वहां झोपड़ी जैसे कमरे में बच्चे दरी पर बैठे थे। दीवार पर हाथ से बना भारत का नक्शा था और राघव ब्लैकबोर्ड पर संविधान की प्रस्तावना समझा रहा था। वह कह रहा था, न्याय किताब का शब्द नहीं है। जब कमजोर आदमी बिना डर बोले, तब न्याय शुरू होता है। अनन्या दरवाजे पर खड़ी सुनती रही। बच्चों ने उसे देखकर खड़े होकर नमस्ते किया। राघव ने भी औपचारिक सम्मान से सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में अब अपमान का अंधेरा कम था। निरीक्षण के बाद अनन्या ने बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने पुलिस कहा, किसी ने डॉक्टर, किसी ने बस चालक। एक छोटी लड़की बोली, मैं मैडम जैसी बनूंगी, पर डांटूंगी नहीं। सब हंस पड़े। अनन्या भी हल्के से मुस्कुराई, फिर उसकी आंखें भर आईं। वह चाहती थी कि कोई बच्ची अधिकारी बने, पर पहले मनुष्य बने। शायद यही उसकी भूल से जन्मा पाठ था। मीरा अब अपने पिता के घर से अलग रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसने महिला शिक्षा और श्रम अधिकार पर काम करने वाली संस्था से जुड़ना शुरू कर दिया। देवेंद्र सिंह की राजनीति कमजोर हो गई थी, पर पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। ऐसे लोग व्यवस्था से गिरते नहीं, केवल थोड़ी देर झुकते हैं। फिर भी उसके घर की चमक में दरार आ चुकी थी। मीरा कभी कभी अनन्या से मिलती और कहती, डर अभी भी लगता है। अनन्या कहती, डर जाना पाप नहीं, डर के कारण झूठ बचाना पाप है। दोनों स्त्रियां एक दूसरे की अधूरी मुक्ति को समझती थीं। बरसात फिर आई। शहर की गलियां भीगने लगीं और गंगा किनारे धुंधली शामें लौट आईं। एक दिन शारदा देवी ने अनन्या को बुलाया। उनका स्वास्थ्य अचानक गिर गया था। कमरे में तुलसी की गंध, दवा की कड़वाहट और पुराने भजनों की धीमी आवाज थी। राघव मां के पास बैठा था। अनन्या ने उनके पैर छुए तो शारदा देवी ने कठिन सांसों के बीच कहा, बिटिया, मन पर बोझ मत रखो। बोझ से कोई रिश्ता वापस नहीं आता, पर बोझ छोड़कर आदमी दूसरों का दुख उठा पाता है। अनन्या रो पड़ी। उसने कहा, अम्मा, मैंने आपका घर तोड़ा। शारदा देवी ने सिर हिलाया। घर दीवार से नहीं टूटता, विश्वास से टूटता है, और विश्वास भी कभी कभी फिर घर नहीं बनता, पर रास्ता बन सकता है। राघव चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह उन्हें मां के सामने गिरने नहीं देना चाहता था। शारदा देवी ने उसका हाथ और अनन्या का हाथ अलग अलग पकड़ा, उन्हें मिलाया नहीं। यह उनका अंतिम ज्ञान था। हर प्रेम को मिलन की जरूरत नहीं, कुछ प्रेम दूर रहकर भी पवित्र हो सकते हैं। उस रात शारदा देवी चली गईं। बिना शोर, बिना शिकायत, जैसे लंबी यात्रा के बाद कोई थकी यात्री चुपचाप नदी किनारे बैठ जाए। राघव ने उनकी चिता को अग्नि दी। अनन्या दूर खड़ी थी, सिर पर सफेद दुपट्टा, आंखों में पछतावे और कृतज्ञता का समुद्र। मंत्रों के बीच उसे याद आया, यही स्त्री कभी उसे दाल खिलाती थी, बुखार में माथा छूती थी,
तलाक के दिन भी सुखी रहने का आशीर्वाद देती थी। कुछ लोग अपने जीवन से नहीं, अपने क्षमा के ढंग से महान हो जाते हैं। 13वीं के बाद राघव ने मां की स्मृति में अध्ययन केंद्र का नाम शारदा पाठशाला रखने का निश्चय किया। अनन्या ने प्रशासनिक सहायता दी, पर उद्घाटन में मुख्य अतिथि बनने से मना कर दिया। उसने कहा, यह तुम्हारा और बच्चों का स्थान है। फिर भी राघव ने उसे आने को कहा। उद्घाटन के दिन गरीब बस्ती की स्त्रियां आईं, बच्चों ने गीत गाया और छोटी सी पट्टिका पर लिखा गया, ज्ञान वही है जो मनुष्य को मनुष्य समझना सिखाए। अनन्या ने पट्टिका पढ़ी और उसे लगा जैसे शारदा देवी अब भी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही हैं। कार्यक्रम के बाद राघव और अनन्या गंगा किनारे चले गए। लंबे समय बाद वे बिना भीड़, बिना पद, बिना आरोप के साथ चल रहे थे। पानी में बरसाती धारा थी, किनारे पर दीप तैर रहे थे। अनन्या ने कहा, कभी कभी सोचती हूं, अगर उस दिन मैंने तुमसे बात कर ली होती। राघव ने धीरे से कहा, तो शायद कहानी अलग होती, पर मनुष्य अपनी नहीं, अपने निर्णयों की कहानी जीता है। अनन्या ने सिर झुका लिया। उसे समझ आया कि पश्चाताप समय को पीछे नहीं ले जाता, केवल आगे के कदमों को सावधान करता है। वह बोली, क्या तुम मुझे कभी क्षमा कर पाओगे? राघव ने लंबी सांस ली। मैंने तुम्हें दोष देते देते खुद को थका दिया था। अब शायद क्षमा की ओर चल रहा हूं, पर क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम वहीं लौट जाएं जहां से टूटे थे। अनन्या ने आंसू पोंछे। मैं लौटना नहीं चाहती, उसने कहा। मैं केवल चाहती हूं कि तुम्हें मेरे कारण फिर कभी झुकना ना पड़े। राघव ने गंगा की ओर देखा। झुकना अब भी पड़ेगा, वह बोला, मां की तस्वीर के सामने, बच्चों की कॉपी देखने के लिए, और शायद भगवान के सामने, पर अपमान में नहीं। दोनों कुछ देर चुप रहे। शाम की आरती शुरू हो चुकी थी। घंटियों की आवाज पानी पर तैर रही थी। अनन्या को लगा कि यह चुप्पी वैसी नहीं है जैसी अदालत के दिन थी। उस चुप्पी में टूटन थी, इस चुप्पी में स्वीकृति थी। राघव ने कहा, तुम्हारी लड़ाई अभी लंबी है। व्यवस्था तुम्हें माफ नहीं करेगी कि तुमने उसके लोगों को छुआ है। अनन्या ने हल्की मुस्कान से कहा, मैंने अपने भीतर के डर को छू लिया है। अब बाकी आसान नहीं, पर संभव है। राघव ने पहली बार खुलकर उसकी ओर देखा। वर्ष बीतते गए। देवेंद्र सिंह को सजा मिलने में समय लगा, पर उसका प्रभाव टूट गया। मजदूरों के भुगतान की निगरानी व्यवस्था बनी। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी। शारदा पाठशाला में शाम को वे बच्चे पढ़ने लगे जो दिन में मजदूरी या घर का काम करते थे। अनन्या का नाम कठोर अधिकारी के रूप में फैलता गया, पर वह अब इस नाम से नहीं डरती थी। राघव उसे कभी कभी रिपोर्ट भेजता, औपचारिक भाषा में। वह उत्तर देती, उतनी ही मर्यादा से। उनके बीच प्रेम नहीं मरा था, बस उसने अधिकार का रूप छोड़कर आशीर्वाद का रूप ले लिया था। एक दिन शारदा पाठशाला की वार्षिक सभा में वही छोटी लड़की, जिसने कहा था कि वह मैडम जैसी बनेगी, भाषण देने खड़ी हुई। उसने कहा, हमारे मास्टर जी कहते हैं कि इज्जत अमीरों की चीज नहीं, सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। सामने बैठे मजदूरों ने तालियां बजाईं। अनन्या पीछे की पंक्ति में बैठी थी। राघव मंच के पास खड़ा बच्चों को संकेत दे रहा था। उनकी आंखें एक क्षण मिलीं। उसमें कोई पुराना दावा नहीं था, कोई नया वादा नहीं था, केवल यह संतोष था कि टूटे हुए जीवन से भी कोई दीपक जल सकता है। सभा के बाद अनन्या ने चुपचाप शारदा देवी की तस्वीर के सामने फूल रखे। राघव पास आया और बोला, अम्मा होती तो कहती, प्रसाद खाकर जाना। अनन्या ने पहली बार बिना रोए मुस्कुराकर कहा, वे अब भी कह रही होंगी। राघव ने स्टील की छोटी कटोरी में गुड़ और चने दिए। अनन्या ने उसे दोनों हाथों से ग्रहण किया, जैसे कोई सम्मानित पुरस्कार नहीं, विनम्र प्रसाद हो। उसे लगा जीवन ने उसे पद, शक्ति और पश्चाताप सब दिया, पर अंत में सबसे बड़ा वरदान यही था कि वह फिर से झुकना सीख पाई। संध्या में जब अनन्या वापस लौट रही थी, सड़क पर बच्चों की टोली पाठशाला से निकलकर हौंसते हुए भाग रही थी। उनके हाथों में किताबें थीं, पैरों में टूटी चप्पलें, पर आंखों में रोशनी थी। गाड़ी के शीशे में उसने अपना चेहरा देखा। वह वही स्त्री थी जिसने एक मंडप में अपने अतीत को वेटर की वर्दी में देखा था, पर अब वह जानती थी
कि वह दृश्य उसका दंड नहीं, उसका जागरण था। कर्म ने उसे गिराया नहीं था, कर्म ने उसे उस सच के सामने खड़ा किया था जिससे भागकर वह अधिकारी बनी थी, मनुष्य नहीं। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा कि हर संबंध का अंत विवाह विच्छेद से नहीं होता और हर प्रायश्चित का अंत मिलन से नहीं। कुछ संबंध न्याय बनकर जीवित रहते हैं, कुछ स्मृति बनकर, कुछ किसी गरीब बच्चे की किताब में लिखे पहले अक्षर बनकर। उसने दीपक बुझाने से पहले खिड़की से बाहर देखा। दूर किसी मंदिर की घंटी बज रही थी। उसे लगा शारदा देवी की आवाज हवा में है, कर्म बदलो बिटिया। अनन्या ने आंखें बंद की। उसके भीतर अब भी दुख था, पर वह दुख अंधेरा नहीं, एक धीमा स्थिर प्रकाश बन चुका था।